चलिए ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं आज का सेशन। देखो, कल आपके वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन के मेथड स्टार्ट किए थे। वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन में आपके दो मेथड हमने डिस्कस करे, एक आपका सैंड बाथ मेथड एंड सेकंड वन वाज ओवन ड्राइंग मेथड। ठीक, सो दो मेथड आपके डिस्कस हुए थे। नाउ थर्ड मेथड की तरफ हम मूव करते हैं। सो द थर्ड ऑफ द मेथड जो हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, दैट थर्ड मेथड इज कैल्शियम कार्बाइड मेथड। कैल्शियम कार्बाइड मेथड ये थर्ड मेथड है, इंपॉर्टेंट मेथड है, समझो। सो जो थर्ड मेथड आपके पास में निकल कर आ रहा है, दैट इज कैल्शियम कार्बाइड। दैट थर्ड ऑफ द मेथड इज कैल्शियम कार्बाइड मेथड। ये कैल्शियम कार्बाइड मेथड है। समझना इसमें क्या करेंगे। सबसे पहली बात तो है कैल्शियम कार्बाइड मेथड की कि क्विकेस्ट मेथड है। आपके पास जितने भी मेथड अवेलेबल है ना, मोस्टली वाटर कंटेंट की डिटर्मिनेशन के लिए, उन सब में ये सबसे क्विकेस्ट मेथड निकल के आता है। सो यूज कहाँ पे करोगे? यूज कहाँ पे करोगे? यूज कहाँ पे करोगे? यूज कहाँ पे करोगे? नहीं, फील्ड में ठीक है, फील्ड में यूज करोगे, लैब में भी यूज कर सकते हो। मैंने ये बोला यूज कहाँ पे करोगे, जहाँ पे आपको जल्दी वाटर कंटेंट बताना है। यूज कहाँ पे करोगे का मतलब है कि जहाँ पे आपको जल्दी वाटर कंटेंट बताना है वहां पर यूज करोगे। जहाँ पे आपको फास्ट क्विकली वाटर कंटेंट की डिटर्मिनेशन करना है, वहां पे इसको यूज करोगे। ठीक है, जहाँ पे जल्दी बताना है वहां पे यूज करोगे। ठीक है, देखिए क्या करते हैं इसमें। फील्ड मेथड है, लेबोरेटरी में भी कर सकते हैं, बस मोस्ट कॉमनली फील्ड में यूज किया जाता है। सो मैं क्लियर बता रहा हूँ, लैब मेथड है, फील्ड मेथड भी है, दोनों दोनों जगह पे आप इसको कर सकते हो। बस मोस्ट कॉमनली आपको देखने को मिलता है कहाँ पे, फील्ड्स में मोस्ट कॉमनली इसका एप्लीकेशन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास में ये है कि क्विकेस्ट मेथड है, कुछ हद तक एक्यूरेट भी होता है, बट मैं ये नहीं कह रहा कि सबसे ज्यादा एक्यूरेट है। सबसे ज्यादा एक्यूरेट तो आपको ओवन ड्राइंग वाला ही था, सबसे ज्यादा एक्यूरेट तो आपका ओवन ड्राइंग वाला ही था, बट हाँ ये भी क्विक होता है, कुछ हद तक एक्यूरेट रहता है। फील्ड में भी, फील्ड में मोस्टली करते हैं, लैब में भी कर सकते हैं। लेकिन देखो करना क्या इस मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपके पास में क्या होगा, इस मेथड की हेल्प से ये वाटर कंटेंट पता करने के लिए आपके पास एक डिवाइस यूज किया जाता है, एंड द नेम ऑफ दैट डिवाइस इज मॉइस्चर मीटर। उस डिवाइस का नाम क्या होता है? द नेम ऑफ द डिवाइस इज मॉइस्चर मीटर। मॉइस्चर मीटर इज द नेम ऑफ द डिवाइस। मॉइस्चर मीटर इज द नेम ऑफ द डिवाइस। मॉइस्चर मीटर आप यूज करते हो, मॉइस्चर मीटर आपने यूज करा होगा किस तरह से? मॉइस्चर मीटर सिंपल होगा, एक तरह से डब्बा सा होगा, छोटा सा, बहुत छोटा सा डब्बा सा होगा। ठीक है, ऐसा कुछ देख लो, समथिंग लाइक दिस। ऐसे कुछ है। ठीक है, यहाँ पे एक और लाइन बना दो। ये ठीक, ये क्या है? आपका मॉइस्चर मीटर है, दिस इज अवर मॉइस्चर मीटर, ये हमारा मॉइस्चर मीटर है। मॉइस्चर मीटर में यहाँ पे ऊपर प्रेशर गेजेस लगे हुए होंगे। यहाँ पे क्या होगा? प्रेशर गेज लगा होगा। यहाँ पे क्या होगा? गेज होगा एक अटैच्ड, एक गेज अटैच होगा। आप यहाँ पे क्या करोगे, जो भी आपकी सॉइल है, जो भी आपकी सॉइल है, जिस भी सॉइल का आपको वाटर कंटेंट पता करना है, मॉइस्चर कंटेंट पता करना है, आप उस सॉइल को प्लेस करोगे यहाँ पे इस मॉइस्चर मीटर के अंदर। दैट सॉइल इज प्लेस्ड इनसाइड दैट मॉइस्चर मीटर। आप उस सॉइल को प्लेस करोगे कहाँ पे? मॉइस्चर मीटर के अंदर आप उस सॉइल को प्लेस करोगे। ठीक है, ये मॉइस्ट सॉइल है, इसके अंदर वाटर प्रेजेंट है, आपको इसका वाटर कंटेंट डिटरमाइन करना है। हमने इसको इसके अंदर प्लेस कर दिया। अब क्या होगा, इसके अंदर आप ऐड करते हो, आप इसके अंदर ऐड क्या करोगे? कैल्शियम कार्बाइड आप इसके अंदर ऐड करवाओगे। ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड आप क्या करवाओगे? इसके अंदर ऐड करवाओगे CaC2 कैल्शियम कार्बाइड आप इसके अंदर ऐड करोगे। अब होता क्या है, जिस समय पे ये कैल्शियम कार्बाइड, जिस समय पे कैल्शियम कार्बाइड आप इसके अंदर ऐड करोगे, ये क्या करेगा? ये कैल्शियम कार्बाइड, दैट कैल्शियम कार्बाइड विल बी रिएक्टिंग, दैट कैल्शियम कार्बाइड विल बी रिएक्टिंग विद द मॉइस्चर। उस मॉइस्चर के साथ में रिएक्शन करेगा जो कि इसके अंदर प्रेजेंट था। तो ये कैल्शियम कार्बाइड क्या था? CaC2 कैल्शियम कार्बाइड, ये क्या करेगा? रिएक्शन करेगा किसके साथ में? H2O के साथ में, वाटर के साथ में, जो कि किसके अंदर प्रेजेंट था? जो कि आपका इस
सॉइल के अंदर प्रेजेंट था, एंड इसके साथ में ये रिएक्शन करके क्या बनाएगा आपके पास में, इसके साथ में रिएक्शन करके आपका क्या फॉर्म करेगा, ये यहाँ पे एसिटिलीन गैस को फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा, एसिटिलीन गैस विल बी रिलीज्ड, एसिटिलीन गैस, एसिटाइलिन गैस, एसिटिलीन गैस रिलीज हो जाती है, एसिटिलीन गैस विल बी रिलीज, एसिटिलीन गैस आपकी रिलीज होती है। अब होता क्या है, जिस समय पे आपकी एसिटिलीन गैस रिलीज होगी, सो दैट एसिटिलीन गैस, ये एसिटिलीन गैस क्या करती है, इस प्रेशर गेज के ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट करेगी। ये एसिटिलीन गैस इस प्रेशर गेज के ऊपर एक प्रेशर मेजरमेंट करेगा, एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा। दैट एसिटिलीन गैस विल एक्सर्ट अ प्रेशर ओवर दैट प्रेशर गेज, एंड आप क्या कर सकते हो यहाँ से कि कितना प्रेशर आपका इस एसिटिलीन गैस ने इस प्रेशर गेज के ऊपर अप्लाई करवाया, कितना प्रेशर आपका इस एसिटिलीन गैस ने इस प्रेशर गेज के ऊपर अप्लाई करवाया, आप क्या करो उस चीज को नोट कर लो, आप उस प्रेशर को नोट कर लो। नाउ हमने क्या करा, हमने उस प्रेशर को नोट किया, हमने उस प्रेशर को नोट करा, उस प्रेशर को नोट करने के बाद आपने इस डिवाइस को क्या कर रखा है, आपने इस डिवाइस को कर रखा है कैलिब्रेट, आपने इस डिवाइस को क्या कर रखा है, कैलिब्रेट कर रखा है, कैलिब्रेट कर रखा है। कैलिब्रेट करने का मतलब ये है कि आपने हर एक प्रेशर की वैल्यू के कोरेस्पोंडिंग, आपने हर एक प्रेशर की वैल्यू के कोरेस्पोंडिंग एक मॉइस्चर कंटेंट ऑलरेडी नोट कर रखा है पहले से पहले ही। आपको क्या करना है, आपके पास में ऑलरेडी चार्ट अवेलेबल होगा, आपके पास में ऑलरेडी चार्ट अवेलेबल होगा जिसमें एक प्रेशर वैल्यू के कोरेस्पोंडिंग आपके पास वाटर कंटेंट की वैल्यू ऑलरेडी लिखी हुई होगी इस चार्ट के अंदर। तो आप क्या करोगे, यहाँ से आप प्रेशर को नोट करोगे, प्रेशर को नोट करने के बाद में आप क्या नोट करोगे, यहाँ से इस टेबल में से कोरेस्पोंडिंग टू दैट प्रेशर वैल्यू आप यहाँ से वाटर कंटेंट की वैल्यू उठा लोगे, आप यहाँ से वाटर कंटेंट की वैल्यू को उठा लोगे। तो मुझे ये बताओ जस्ट कि ये तरीका आया समझ में, क्या करना है, क्या करना है इसके अंदर, आया समझ में? क्लियर हुआ? ओके। अब एक बात यहाँ पे ध्यान रखना, चलो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताता रहूंगा साथ साथ, अब इसमें पहले कुछ पॉइंट लिखो जरा, कुछ पॉइंट लिखिए, कुछ पॉइंट लिखो। सो थर्ड मेथड आपके पास में क्या है, थर्ड ऑफ द मेथड विल बी कैल्शियम कार्बाइड मेथड। थर्ड मेथड आपके पास में क्या है, कैल्शियम कार्बाइड मेथड। इसके ब्रैकेट में लिखो, इसको रैपिड मॉइस्चर मीटर मेथड भी कहते हैं, इसको रैपिड मॉइस्चर मीटर मेथड, इसको रैपिड मॉइस्चर मीटर मेथड भी कहते हैं, लिखो, इसको रैपिड मॉइस्चर मीटर मेथड भी कहते हैं, रैपिड मॉइस्चर मीटर मेथड भी कहते हैं। सो दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम है रैपिड मॉइस्चर मीटर मेथड। लिखो इसमें कुछ पॉइंट्स लिखो, क्विकेस्ट मेथड, कुछ पॉइंट लिखो इसमें, क्विकेस्ट मेथड है, क्विकेस्ट मेथड है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, फील्ड और लैब मेथड। नेक्स्ट क्या लिखोगे, फील्ड और लैब मेथड, फील्ड या फिर लैब, बट मैंने क्या बताया मोस्टली कहाँ पे यूज करते हो, मोस्टली यूज करते हो आप फील्ड के अंदर, लेकिन यूज लैब में भी कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बट मोस्टली यूज कहाँ पे करोगे, फील्ड में यूज करोगे, मोस्टली मोस्टली फील्ड में, मोस्टली फील्ड में यूज होगा, मोस्टली यूज करोगे कहाँ पे, फील्ड में मोस्टली यूज करोगे। नेक्स्ट लिखिएगा इसमें, नेक्स्ट लिखो जरा, नेक्स्ट क्या लिखोगे आप, यस आपने क्या करा यहाँ पे, आपने यहाँ पे क्या करा, इसको इसमें ऐड करवाया तो क्या बनेगा आपका C2H2, C2H2, ठीक है, क्या होगा यहाँ पे C2H2 प्लस CaOH2 आपका फॉर्म होगा, CaOH2 आपके पास में फॉर्म होगा। एंड ये क्या है आपके पास में, जो C2H2 है दैट इज एसिटिलीन गैस एक्चुअली, ये क्या है, एसिटिलीन गैस है, ये गैस रिलीज होती है, दैट गैस विल एक्सर्ट द प्रेशर ओवर द गेजेस। सो क्या होता है, एसिटिलीन गैस रिलीज्ड, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर, एसिटिलीन गैस क्या होती है, रिलीज होती है। आप यहाँ पे क्या लिखोगे, कैल्शियम कार्बाइड एडिड, इसी में आपका पूरा का पूरा इसका राइटअप भी आ जाएगा, कैल्शियम कार्बाइड एडिड। ये कैल्शियम कार्बाइड क्या करेगा, दैट कैल्शियम कार्बाइड विल बी रिएक्टिंग विद द मॉइस्चर, ये क्या करेगा, H2O के साथ में रिएक्शन करेगा, वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, जो कि प्रेजेंट था आपका किसके अंदर, जो कि प्रेजेंट था आपका इस सॉइल के अंदर। क्या होगा, एसिटिलीन गैस रिलीज होगी, यहाँ पे एसिटिलीन गैस विल बी एक्सर्टिंग द प्रेशर ओवर दैट प्रेशर गेजेस। आप यहाँ से प्रेशर को नोट कर लो, एंड आफ्टर नोटिंग द वैल्यू ऑफ द प्रेशर, आप इस कैलिब्रेटेड चार्ट में से डायरेक्टली वाटर कंटेंट की वैल्यू उठा सकते हो। ये तरीका होता है करने का, ठीक है। ये जो भी यहाँ पे लिखा है सामने उसको आप बाद में नोट कर लेना, उसको आप बाद में नोट कर लेना, ठीक है, उसको आप क्या करोगे, बाद में नोट करोगे, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है उसको आप बाद में नोट करोगे। अंदर क्या है आपके पास में, ये यहाँ पे लिख लो आप, जस्ट समझाने के लिए थोड़ा सा, जस्ट कि ये क्या है, मॉइस्ट सॉइल है, दिस इज मॉइस्ट सॉइल। मॉइस्ट सॉइल की जो क्वांटिटी लगभग आप लेके चलते हो, दैट मॉइस्ट सॉइल क्वांटिटी विल बी इन द रेंज ऑफ 4 to 6 ग्राम, 4 to 6 ग्राम के आसपास, इस रेंज में आपकी मॉइस्ट सॉइल की क्वांटिटी होगी, यहाँ पे लगभग 4 से 6 ग्राम के आसपास में क्या होगी, मॉइस्ट सॉइल की क्वांटिटी होगी। अब इसमें एक पॉइंट और लिखो,
एक पॉइंट और लिखो, ये जो सारा का सारा यहाँ पे लिखा है मैंने, इस सबको आप बाद में नोट करोगे, इसके लिए आप स्पेस छोड़ोगे तो बाद में नोट करना इसको जब आपकी क्लास ओवर हो जाएगी। क्लियर है? अभी के लिए जस्ट एक पॉइंट लिखो एक और, NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एक पॉइंट लिखो, NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यूज दिस मेथड, NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यूज दिस मेथड। NHAI क्या करता है? इस मेथड को यूज करता है, इस मेथड को यूज करता है। ठीक है, क्विकेस्ट मेथड होता है, क्विकेस्ट मेथड होता है 5 to 7 मिनट्स में आपको रिजल्ट दे देता है, 5 से 7 मिनट के अंदर क्या दे देता है? आपको रिजल्ट दे देता है, जस्ट इन 5 to 7 मिनट्स, 5 से 7 मिनट में आपको क्या दे देता है? रिजल्ट दे देता है, क्विकेस्ट मेथड है। सो जितना भी इसका टेस्ट का राइट अप था वो सारा आपके पास ऑलरेडी आ चुका है इस स्क्रीन के अंदर ही। 5 to 7 मिनट में रिजल्ट आ जाएंगे आपके पास। मॉइस्चर मीटर यूज करोगे आप, गेज होगा, यहाँ पे आप प्रेशर की वैल्यू को नोट करोगे, इसकी कोरिस्पॉन्डिंग टेबल में से W की वैल्यू उठा लो। एसिटिलीन गैस आपने रिलीज होगी यहाँ पे, मॉइस्चर मीटर, मॉइस्ट सॉइल को आपने इसके अंदर रखा हुआ है, ठीक है, एसिटिलीन गैस रिलीज होगी, ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड आपने ऐड करवाया, ठीक है, 5 से 7 मिनट में यूज होगा। NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है आपका इसी मेथड को यूज करता है, इसी मेथड को यूज करता है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास में ये निकल कर आता है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके पास में ये है कि NHAI इसी मेथड को यूज क्यों करता है, वो आपको समझना है यहाँ पे। एक सेकेंड, NHAI जो है इसी मेथड को यूज क्यों करता है वो आपको यहाँ पे समझना है। वाई, ओ वाई, देखो NHAI इसी मेथड को यूज क्यों करता है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है आपका इसी मेथड को यूज करता है वाटर कंटेंट को चेक करने के लिए। उसका रीजन समझिए आप, होता क्या है, समझो बात को। लेट अस सपोज, जस्ट एक एग्जांपल उठाओ आप, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे लेट अस सपोज हम कोई रोड का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक हाईवे का कंस्ट्रक्शन कर रहे थे। ये क्या है आपका? हाईवे है, दिस इज दी हाईवे, ये हाईवे है जिसकी हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। इस हाईवे के ऊपर क्या हो रहा होगा, यहाँ पे बॉटम लेयर जो, ये जो लेयर है यहाँ पे, ये जो लेयर मैंने यहाँ पे दिखा रखी है, दैट इज एक्चुअली सॉइल। ये किसकी लेयर है? दिस इज द लेयर ऑफ सॉइल, सॉइल सब ग्रेड, ये सॉइल सब ग्रेड है, ये सॉइल का ही एक लेयर है, दैट इज सॉइल सब ग्रेड एक्चुअली। ठीक है, मिट्टी की ही एक लेयर है। होता क्या है, आप क्या करते हो, जिस समय पे आप हाईवे का कंस्ट्रक्शन करोगे, आप इस लेयर को क्या कर रहे होगे, प्रॉपर्ली कॉम्पैक्ट आप इसको कर रहे होंगे। देखो आप बात को समझना कि इसको क्यों यूज करता है वो। देखिए बात को समझिए क्या होगा। देखो क्या होता है, जब आप हाईवे की कंस्ट्रक्शन करते हो, आप हाईवे की कंस्ट्रक्शन करोगे तो आपको पता है कि जो हमारा बॉटम लेयर होता है, हमारा जो हाईवे में सबसे बॉटम लेयर होता है, दैट बॉटम लेयर विल बी व्हाट, दैट बॉटम लेयर विल बी सॉइल। वो मिट्टी की ही एक लेयर होती है। ये क्या है, एक मिट्टी की आपको लेयर यहाँ पर बनाकर दिखा रखी है। अब आप क्या करते हो, जब आप इसके ऊपर हाईवे की कंस्ट्रक्शन, इस मिट्टी की लेयर को आप बोलते हो सॉइल सबग्रेड, दैट लेयर इज कॉल्ड एज द सॉइल सबग्रेड। जब आप इस लेयर के ऊपर कंस्ट्रक्शन करना चाहते हो, हाईवे का कंस्ट्रक्शन करना चाहते हो, आप इसके ऊपर दूसरे लेयर्स डालना चाहते हो, तो होता क्या है, आपको इस लेयर के ऊपर दूसरे लेयर डालने से पहले क्या करना पड़ता है, इस लेयर को प्रॉपर्ली कॉम्पैक्ट करना पड़ता है। प्रॉपर्ली आपको इस लेयर को कॉम्पैक्ट करना पड़ता है, प्रॉपर्ली कॉम्पैक्ट करना पड़ता है। कॉम्पैक्शन करने का पर्पस क्या है, दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, वो मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। कॉम्पैक्शन करने का पर्पस है, आप सॉइल को डेंस बनाना चाहते हो, आप सॉइल की प्रॉपर्टी को इंप्रूव करना चाहते हो, आप पार्टिकल्स को पास पास लेकर आना चाहते हो, क्योंकि आपको पता है अगर सॉइल कॉम्पैक्टेड होगी, अच्छी कॉम्पैक्टेड स्टेट में रहेगी, तो कहीं ना कहीं डेंस हो जाएगी सॉइल। अगर सॉइल डेंस हो गई तो उसमें लोड ट्रांसफर आप ज्यादा अच्छे से करवा पाओगे, उसकी शेयर स्ट्रेंथ लोड कैरिंग कैपेसिटी सब बढ़ जाते हैं। क्लियर है, ये आपको पता है। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि कॉम्पैक्शन कितना अच्छा हुआ है, कॉम्पैक्शन कितना अच्छा हुआ है, कितना खराब हुआ है, इस चीज को आप मेजर करने के लिए कौन सा यूनिट वेट यूज करते हो, कौन सा यूनिट वेट आप इस चीज को पता करने के लिए यूज करते हो, बताओ जरा मुझे एक बार। इस चीज को पता करने के लिए आप कौन सा यूनिट वेट यूज करते हो कि कॉम्पैक्शन कितना अच्छा है कितना खराब है, बोलो, मैंने बताया होगा। ड्राई वाला, यस। आप कौन सा यूज करते हो कि एक्सटेंट ऑफ द कॉम्पैक्शन, कॉम्पैक्शन कितना अच्छा है, कॉम्पैक्शन कितना खराब है, इस चीज को पता करने के लिए आप यूज करते हो क्या, इस चीज को इंडिकेट करने के लिए आप गामा डी का यूज करते हो। क्लियर है? अब मतलब क्या है कहने का कि जितना ज्यादा गामा डी होगा, जितना ज्यादा गामा डी होगा, हायर विल बी द गामा डी वैल्यू, जितना ज्यादा गामा डी की वैल्यू रहेगी उतना ही आपके पास अच्छा कॉम्पैक्शन हुआ है, उतना ही आपके पास अच्छा कॉम्पैक्शन हुआ है। जितना कम गामा डी की वैल्यू रहेगी, आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हो, जितना ज्यादा गामा डी उतना ज्यादा डेंसनेस, उतना ज्यादा कॉम्पैक्शन बेटर। जितनी कम गामा डी उतना लूज सॉइल, उतना बेकार कॉम्पैक्शन, आप ऐसे भी बोल सकते हो। जितना ज्यादा गामा डी उतना डेंस सॉइल, उतना बेटर कॉम्पैक्शन, जितना कम गामा डी उतना लूज सॉइल, उतना पुअर कॉम्पैक्शन। ठीक है, तो हमारा टास्क क्या होता है फील्ड में, हमारा ये टास्क होता है फील्ड में कि हमें किसी भी तरह से सॉइल के गामा डी को एक मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचाना होता है।
हमें किसी भी तरह से ये टास्क रहता है हमारा फील्ड में कि हमें सॉइल के गामा डी को एक मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचाना होता है, ये आपका टास्क रहता है। देखो बहुत अच्छी चीज आपको यहाँ पे पता लगने वाली है। आपका फील्ड में क्या टास्क रहेगा, आपका टास्क रहेगा कि मैं सॉइल का गामा डी एक मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचा दूं। अगर सॉइल का गामा डी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच गया, इसका मतलब क्या है, कॉम्पैक्शन अपना बेस्ट कंडीशन पे आ चुका है। अगर कॉम्पैक्शन आपका बेस्ट कंडीशन पे आ गया, इसका मतलब ये है कि आपकी सॉइल बहुत ज्यादा डेंस हो चुकी है, प्रॉपर जो आपको चाहिए था वो मिल चुका। अब देखो होता क्या है, ये जो गामा डी होता है ना, ये जो गामा डी होता है, ये गामा डी आपको मैक्सिमम मिलता है एक पर्टिकुलर वाटर कंटेंट पर, जिस पर आप क्या बोलते हैं, जिसको आप क्या बोलते हो, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट बोलते हो, ओएमसी। ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉइंट। ये जो गामा डी की आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलती है, दैट गामा डी मैक्स इज ऑब्जर्व्ड एट अ पर्टिकुलर वाटर कंटेंट एंड दैट वाटर कंटेंट इज कॉल्ड एज द ओएमसी, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट आप उसको बोलते हो। तो आपका फील्ड में क्या काम है, आपका फील्ड में सिर्फ इतना काम होता है, आपका फील्ड में इतना काम है कि आपको किसी भी तरह से ये जो सॉइल यहाँ पे प्रेजेंट है ना, इस सॉइल का वाटर कंटेंट, इस सॉइल का वाटर कंटेंट कहां पर पहुंचाना है, आपको किसी भी तरह से इस सॉइल का वाटर कंटेंट पहुंचाना है ओएमसी पे। एनी हाउ आपको इसका वाटर कंटेंट ओएमसी के इक्वल बनाना है। अगर आपने इसका वाटर कंटेंट ओएमसी के इक्वल पहुंचा दिया, इसका मतलब यह है यहाँ पे गामा डी मैक्स के इक्वल पहुंच जाएगा। और गामा डी मैक्स के इक्वल पहुंचा, इसका मतलब क्या है, सॉइल आपकी बेस्ट कॉम्पैक्टेड स्टेट में आ चुकी। इसका ये मतलब होता है। आया समझ में क्या मतलब है? अब क्या करना है आपको, ये जो सॉइल है, इस सॉइल में जो मॉइस्चर कंटेंट अवेलेबल है, इस सॉइल में जो मॉइस्चर कंटेंट अवेलेबल है, दैट इज नॉट इक्वल टू ओएमसी। वो अभी ओएमसी के बराबर नहीं है। ओएमसी कैसे निकालते हैं वो हम आगे देखेंगे कॉम्पेक्शन में, बट अभी के लिए मैं बता रहा हूँ कि अभी इस सॉइल में मॉइस्चर कंटेंट ओएमसी के बराबर नहीं है। सो अगर इसमें वाटर कंटेंट ओएमसी के बराबर नहीं है, तो आप क्या करोगे, इसमें आप इसमें कुछ मॉइस्चर कंटेंट ऐड करोगे। कोशिश क्या करोगे, आप इसको ओएमसी के बराबर लेकर आने की कोशिश कर रहे हो। लेट अस सपोज इसमें इनिशियली मॉइस्चर कंटेंट ओएमसी से कम है, तो आपने इसमें वाटर ऐड कर दिया, आपने इसमें वाटर ऐड करा, आपने इसमें वाटर ऐड करा। अब क्या होता है, ये जो रोलर्स है, ये जो रोलर्स हैं, ये यहाँ पे क्या है, रोलर है, ये यहाँ पे रोलर है। एंड दैट रोलर, ये जो रोलर है, ये क्या करता रहेगा, कंटिन्यूअसली इस रोड के ऊपर मूव करता रहेगा। क्यों? फॉर द कॉम्पेक्शन पर्पस। रोलर की हेल्प से आप क्या कर रहे हो, कॉम्पेक्शन करवा रहे हो उसका कंटिन्यूअसली। अब आप समझना जरा बात को, आप समझना बात को जरा। आपने यहाँ पे वाटर डाला, आपने यहाँ पे वाटर डाला, लेट अस सपोज अभी रोलर कहाँ पे है, अभी रोलर यहाँ पर है, ठीक है, अभी रोलर यहाँ पर है। आपने क्या करा, ये जो रोलर है, ये रोलर आगे गया मूव करके, ये रोलर क्या करा, ये रोलर आगे गया मूव करके, ये रोलर यहाँ से वन पोजीशन पे से मूव कर कर कहां पर आ चुका, पोजीशन नंबर 2 पर आ चुका, पोजीशन नंबर 2 पर आ चुका। अब जैसे ये रोलर नंबर 1 पोजीशन पे से रोलर जो है 1 पोजीशन पे से रोलर पोजीशन 2 पे गया, आपको क्या करना है, इस सॉइल का, इसके नीचे जो सॉइल प्रेजेंट थी ना रोलर के नीचे, आपको उस सॉइल का मॉइस्चर कंटेंट कैलकुलेट करना है। और अगर उसका मॉइस्चर कंटेंट ओएमसी से कम रहा, तो आप इसके अंदर मॉइस्चर को ऐड कर दो, आप उसके अंदर मॉइस्चर को ऐड कर दो, ठीक है। अब क्या होगा, ये सारा का सारा काम, ये सारा का सारा काम आपको कितने टाइम के अंदर अंदर करना है, ये सारा का सारा काम आपको इतने टाइम के अंदर करना है कि जब आपका रोलर पोजीशन 1 पे से पोजीशन 2 पर जाए और अगेन पोजीशन 2 पे से पोजीशन नंबर 1 पर आ जाए, इस टाइम के अंदर आपको ये सारा का सारा काम करना है कि आपको मॉइस्चर कंटेंट चेक भी करना है और आपको एज पर द मॉइस्चर कंडीशन, ओएमसी से कम है या फिर ओएमसी से ज्यादा है, उसके हिसाब से मॉइस्चर को ऐड भी करना है, ठीक है। क्योंकि आप ऐसे नहीं कर सकते ना कि आपने रोलर 1 पर है, जब रोलर 2 पे गया तो मैं यहाँ पे इस सॉइल को उठाऊं और 24 घंटे के लिए इस रोलर को रोक के रखूं जब तक वाटर ओवन ड्राइंग मेथड से वाटर कंटेंट चेक होकर नहीं आ जाता। ऐसा नहीं करोगे ना आप। आपका काम है ओएमसी के इक्वल बनाना। तो आपको क्या करना पड़ रहा है, रोलर आपका यहाँ पे क्या करता रहेगा, कंटिन्यूअसली मूव करता रहेगा। रोलर क्या करेगा, यहाँ पे कंटिन्यूअसली मूव करता रहेगा। सो रोलर कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है, आपको रोलर के मूव करते करते वाटर कंटेंट चेक भी करना है और उसमें पानी को ऐड भी करना है डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस, ठीक है। आप ऐसा नहीं करोगे कि रोलर यहाँ पर है 1 पे, रोलर जब 2 पे गया तो मैंने यहाँ से सॉइल उठाई, उसको 24 घंटे के लिए कहाँ पे भेज दिया, लैब में भेज दिया ओवन ड्राइंग मेथड से चेक होने के लिए। ऐसा नहीं करोगे आप। ऐसा अगर आप करोगे तो आपके रोलर का पैसा, पूरे के पूरे 24 घंटे का आपका रोलर का तो पैसा खराब चला गया ना। तो ये काम आपको बहुत जल्दी जल्दी करना होता है, बहुत जल्दी जल्दी करना होता है। यानी कि मान के चलो आप, बस जस्ट 5-7 मिनट का गैप होता है इस पूरे के पूरे प्रोसेस में, 5-7 मिनट का गैप होता है इस पूरे के पूरे प्रोसेस में। तो आपको 5-7 मिनट के अंदर अंदर वाटर कंटेंट चेक भी करना है, उसमें वाटर डालना भी है डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस। तो इसीलिए आपको वो जल्दी वाटर कंटेंट पता करना पड़ता है, जल्दी पता करना पड़ता है। इसीलिए आप वहाँ पे एक ऐसा मेथड यूज करते हो जो कि आपको जल्दी वाटर कंटेंट निकाल के देता है, एंड दैट मेथड इज कैल्शियम कार्बाइड मेथड। अब मुझे बताओ ये पूरा का पूरा प्रोसेस क्लियर है नहीं है, कि कैसे हो रहा है, बोलो। सो ये पूरी प्रोसेस आपको क्लियर हुई। यानी कि आप समझो बात को कि ओवन ड्राइंग भले ही एक्यूरेट था, मोस्ट एक्यूरेट ओवन ड्राइंग ही था, लेकिन सबसे क्विकेस्ट कौन सा होता है, ये वाला मेथड सबसे क्विकेस्ट होता है। तो आपको ऐसा नहीं कि एक्यूरेट नहीं है, ये भी एक्यूरेट होता है, लेकिन सबसे एक्यूरेट तो ओवन ड्राइंग वाला ही था। बट हाँ, ये वाला मेथड भी जल्दी रिजल्ट देता है, काफी हद तक एक्यूरेट रिजल्ट दे देता है आपको। सो ये इस मेथड का एक पूरा का पूरा
प्रोसेस आपको समझ में आता है कि क्या कर रहे हैं आपको इसके अंदर। सो मेथड आपका क्लियर हुआ, क्या क्या इसके मेन पॉइंट्स हैं, वो इसके मेन पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए। क्विकेस्ट होता है, कैल्शियम कार्बाइड आपने ऐड करवाया, एसिटिलीन गैस रिलीज होगी। जस्ट एक और पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको जो यहाँ पे देखना चाहिए था कि इसमें देखो यहाँ पे किसके टर्म्स में वाटर कंटेंट निकल कर आएगा, वाटर कंटेंट किसके टर्म्स में निकल कर आ रहा है, वाटर कंटेंट किसके टर्म्स में निकल कर आ रहा है, बोलो किसके टर्म्स में निकल कर आ रहा है वाटर कंटेंट, डब्ल्यू डैश ना, वाटर कंटेंट आपका निकल कर आ रहा है डब्ल्यू डैश के टर्म्स में। अब जानते हो डब्ल्यू डैश क्या होता है, दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय द टोटल वेट, ये होता है डब्ल्यू डैश। तो अगर आपको डब्ल्यू डैश भी पता है तो आप इजीली कन्वर्ट कर लोगे डब्ल्यू डैश को डब्ल्यू के टर्म्स में। आप जानते हो ना फॉर्मूला रिलेशन दोनों में, कि कैसे कन्वर्जन कर सकते हो, तो उसमें तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी तरह की, आप आराम से कन्वर्ट कर लोगे आप, बोलो। देखो ना यहाँ पे डब्ल्यू डैश के टर्म्स में लिखा हुआ है यहाँ पे, ये जो यहाँ से इस मेथड से जो आपको वाटर कंटेंट मिलता है वो मिलता है आपको डब्ल्यू डैश के टर्म्स में, डब्ल्यू डैश के टर्म्स में मिलता है। तो आप आराम से डब्ल्यू डैश को डब्ल्यू के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हो। इसके लिए आपको एक रिलेशन मैंने ऑलरेडी ड्राइव करवा रखा है, ठीक है। चलिए, सो ये मेथड में था, इसमें जो भी डिस्कस करना था आपको, हाँ जस्ट एक वो रिलेशन बताया था आपको, तो उसके हिसाब से आप कर लेना इसको, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आपके पास सेकंड नेक्स्ट मेथड आता है, दैट विल फोर्थ मेथड। फोर्थ मेथड है, इंपॉर्टेंट मेथड है, पिक्नोमीटर मेथड। दैट मेथड इज पिक्नोमीटर मेथड, पिक्नोमीटर मेथड। सो द नेक्स्ट ऑफ द मेथड विल बी पिक्नोमीटर मेथड, पिक्नोमीटर मेथड है नेक्स्ट, ठीक है। ये नेक्स्ट मेथड आपके पास में क्या है, पिक्नोमीटर मेथड होता है। सो द नेक्स्ट ऑफ द मेथड जो आपके पास में रहेगा दैट विल बी पिक्नोमीटर मेथड। अब देखो इसके बारे में समझना आप, जस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल पार्ट भी यहाँ से बन जाता है इस मेथड से आपका, इसीलिए समझो इसको आराम से। देखो क्या होगा, पिक्नोमीटर के बारे में समझो पहले, तो सबसे पहले पिक्नोमीटर क्या होता है। पिक्नोमीटर क्या है, आपके पास में एक ग्लास बोतल होगा, पिक्नोमीटर इस तरह से एक बोतल रहेगा आपके पास में, इसके टॉप पर एक होल होता है, इसके टॉप पे एक होल होगा, इसके बारे में सब जानकारी लेंगे अभी हम। ये है, ये है इस तरह से कुछ ना, ऐसे कोनिकल शेप का रहेगा, शेप विल बी कोनिकल, शेप रहेगी कोनिकल, ठीक है। इस तरह का कुछ रहेगा आपके पास ना, ऐसा रहेगा कुछ, ठीक है। इस पिक्नोमीटर का, ये पिक्नोमीटर इस तरह का होगा कुछ, टॉप पे क्या होगा, इस तरह से एक होल होगा, एक होल होगा, होल का डायल रहेगा लगभग, इस होल का डायमेंशन रहता है लगभग 6 mm के आसपास डायमेंशन का ये होल होता है। इस होल का एक स्पेसिफिक पर्पस है, वो मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या पर्पस है इस होल का। सो टॉप पे क्या रहेगा, एक होल रहेगा यहाँ पे, टॉप पे एक होल रहेगा 6 mm के आसपास डायमीटर का। ये जो पिक्नोमीटर है इसका वॉल्यूम होता है आपके पास में, वॉल्यूम ऑफ दिस पिक्नोमीटर अप्रोक्सीमेटली 900 ml के आसपास इसका वॉल्यूम होता है, 900 ml के आसपास क्या होता है इसका वॉल्यूम होता है। सो द वॉल्यूम ऑफ दिस पिक्नोमीटर, इस पिक्नोमीटर का वॉल्यूम होता है आपके पास में लगभग कितना, 900 ml के आसपास इसका वॉल्यूम होता है, ठीक है। देखो अब इसके लिए क्या करना है आपको, इसमें समझो आप बात को क्या करना है। अब इसमें स्टेप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन जो आपके रहेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तरह से आप इस मेथड की हेल्प से वाटर कंटेंट को डिटरमाइन कर रहे हो, उसके पीछे के क्या स्टेप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन रहेंगे, ये आपको पता होना बहुत बहुत जरूरी है। अब देखो जरा मैं वन बाय वन सारे के सारे आपको स्टेप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन बताता हूँ, समझना ध्यान से। ये तो मैंने जस्ट आपको अभी इसके बारे में पिक्नोमीटर के बारे में बताया, इस तरह से ग्लास बॉटल रहेगा आपके पास में, होगा क्या यहाँ पे, टॉप पे एक होल रहता है, कोनिकल शेप का होगा, टॉप कैसा रहेगा इसका, टॉप रहेगा कोनिकल शेप का, वॉल्यूम होता है लगभग 900 ml के आसपास। अब जस्ट इसके स्टेप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन समझिए आप कैसे करोगे। देखो न्यू व्हाइट बोर्ड, समझो जरा, आपने क्या करा ये समझना स्टेप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। आपके पास में क्या होगा, आपने पिक्नोमीटर लिया, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं समझाने के पर्पज से, मैं जस्ट समझाने के पर्पज से इसको पूरा का पूरा रेक्टेंगल बनाकर दिखा रहा हूँ आपको। एक्चुअल शेप कैसी है वो बता दिया आपको, बट बना कैसे रहे हैं हम इसको समझाने के पर्पज से पूरा रेक्टेंगल आपको बनाकर दिखा रहे हैं। आपने ये पिक्नोमीटर लिया, एक्चुअली ये बनाना बहुत जरूरी है प्रॉपर तरह से, इस डायग्राम्स में ही इसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आएगा, स्पेस कम ना पड़ जाए, हो जाएगा काम। देखो अब समझो बात को जरा, ऐसे इसको ज्वाइन कराओ,
ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, एंड ये हो गया आपके पास में फोर्थ। ये हो गया आपके पास में फोर्थ हो जाएगा। ये इक्वल भी दिखने चाहिए। देखिएगा अब क्या हो रहा है। ऐसा कुछ होगा, समझो अब जरा बात को। देखो यहाँ पे हो सकता है कि डायग्राम बिल्कुल स्केल पे ना बना हो, बट आप समझना चारों के चारों जो बॉक्स हैं वो बिल्कुल इक्वल है, सेम रहेंगे बिल्कुल। चारों के चारों बॉक्स, सबके डायमेंशन क्या है, सेम है। तो यहाँ पे हो सकता है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा होगा, बट चारों के चारों बॉक्स बिल्कुल इक्वल रहेंगे, सब इक्वल है बिल्कुल एकदम। समझो बात को जरा। आप कैसे मेजरमेंट करोगे? सबसे पहले मेजरमेंट समझिए कैसे करोगे। मेजरमेंट करने के लिए आपने क्या करा, आपने सबसे पहले एक एमपीटी पिक्नोमीटर उठाया। आपने क्या करा, एक एमपीटी पिक्नोमीटर उठाया। इस एमपीटी पिक्नोमीटर को उठाकर आपने क्या कर लिया, इसका वेट कर लिया। सो दिस इज द वेट ऑफ द एमपीटी पिक्नोमीटर। ये क्या है आपके पास में, एमपीटी पिक्नोमीटर था। इस एमपीटी पिक्नोमीटर का आपने वेट करा। ये क्या है, एमपीटी पिक्नोमीटर है। दिस इज अवर एमपीटी पिक्नोमीटर। ये आपके पास में एमपीटी पिक्नोमीटर है। आपने इसको क्या कर लिया है, आपने इसको वेट कर लिया है। क्लियर है? अब नेक्स्ट आप क्या करोगे, नेक्स्ट समझो बात को। नेक्स्ट आप इसके अंदर क्या करोगे, नेक्स्ट आप क्या करोगे, इसमें ऐड करोगे किसको, मॉइस्ट, ऐड मॉइस्ट सॉइल। आपने क्या करा, इसके अंदर ऐड करवाया किसको, आपने इसके अंदर ऐड करा दिया मॉइस्ट सॉइल को। सो मॉइस्ट सॉइल को आपने क्या करा, इसके अंदर ऐड कराया। अब आप क्या करोगे, जब इसके अंदर आप मॉइस्ट सॉइल को ऐड करोगे तो मुझे ये बताओ इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा। इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है मॉइस्ट सॉइल में, मॉइस्ट सॉइल में इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा, मॉइस्ट सॉइल में इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, सॉलिड्स एंड वाटर है। यस, सॉलिड्स भी हैं एंड वाटर भी है एंड एयर भी होगा, कुछ ना कुछ एयर भी रहेगा। मॉइस्ट बोलने का मतलब है, एक तरह से मैंने कल भी बताया था कि एक तरह से पार्शियली सैचुरेटेड होती है। मॉइस्ट का मतलब है कि एक तरह से कैसी कंडीशन में है, ये है एक तरह से पार्शियली सैचुरेटेड कंडीशन में। ठीक है। सो आपने यहाँ पे क्या करा, आपने यहाँ पे ऐड करवाया, ऐड मॉइस्ट सॉइल। सो आपने यहाँ पे मॉइस्ट सॉइल को ऐड करवा दिया। जब आप इसके अंदर मॉइस्ट सॉइल को ऐड करोगे, सो फर्स्ट पॉइंट क्या था आपके पास में, फर्स्ट पॉइंट ये था कि आपने सबसे पहले वाटर को, वाटर जो था, सॉरी, एमपीटी पिक्नोमीटर लिया, एमपीटी पिक्नोमीटर को वेट कर लिया, उसका वेट बोल दिया आपने W1। अब आप नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हो, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कर रहे हो, इसके अंदर मॉइस्ट सॉइल को आप ऐड करोगे। मॉइस्ट सॉइल में आपके होंगे सॉलिड्स, ये सॉलिड्स हैं सब, ये सब क्या है आपके पास में, सॉलिड्स है, ये सब सॉलिड आ गए। ठीक है, ये सॉलिड आ गया। ऊपर क्या हो गया आपके पास में, कुछ पार्ट वाटर का रहा, ये सब क्या रहेगा, वाटर रहेगा। ये सब क्या है आपके पास में, ये सब है आपके पास में वाटर, ये वाटर है। ठीक है, ऊपर कुछ ना कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा होगा कौन, एयर भी कुछ ना कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा होगा। सो यहाँ पे क्या रहा आपके पास में, यहाँ पे अगर आप देखोगे इस तरह से, क्लियर है, ये डायग्राम आपको सबको क्लियर हुआ होगा। सो ये क्या है आपके पास में, वाटर है, ये जो इस तरह से बना रखा है ये क्या है, डॉटेड वाटर है, एंड ये क्या है, सॉलिड्स है। ऊपर क्या होगा, कुछ ना कुछ एयर भी रहेगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है कि इसको अगेन वेट करो। इस बार जो इसका वेट आएगा दैट विल बी W2, दैट विल बी W2। सो W2 में मुझे ये बताओ, W2 में किस किस चीज का वेट ऐड है, W2 में किस किस चीज का वेट ऐड है, W2 में किस किस चीज का वेट ऐड है। आपने बोला W1 प्लस W2, मैं पूछ रहा हूँ W2 में किस किस चीज का वेट है, मॉइस्ट सॉइल का एंड एमपीटी पिक्नोमीटर का। यस, इसमें किसका वेट ऐड है, इसमें मॉइस्ट सॉइल का प्लस पिक्नोमीटर का वेट इसके अंदर ऐड है। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, अब आपका जो नेक्स्ट काम होगा ना, नेक्स्ट काम आपका होगा क्या, आप क्या करोगे, इसके अंदर ऐड करोगे किसको, थर्ड स्टेप पे आ गए अब हम, इसके अंदर ऐड करोगे किसको, वाटर को। वाटर को ऐड करोगे अब आप इसके अंदर, समझो बात को जरा, कैसे ऐड करोगे वाटर को वो देखने वाली बात है। सो बॉटम पे तो क्या रहेगा आपका, एज इट इज सॉलिड्स ही रहेंगे, जैसे पहले सॉलिड थे ना, इन द सिमिलर वे अभी भी क्या रहेंगे, सॉलिड्स ही रहेंगे। यहाँ पे तो क्या है, अभी भी सब सॉलिड्स ही हैं। ठीक है, ये सब सॉलिड होंगे। इन सॉलिड्स के ऊपर क्या होगा, वाटर था पहले भी, इनके ऊपर क्या था, पहले भी वाटर था, तो वाटर ही रहेगा। लेकिन अब क्या हुआ यहाँ पे, अब क्या हुआ, ये जो एम्प्टी स्पेस था ना,
ये जो ऊपर एम्प्टी स्पेस था पहले जो एयर ने ऑक्यूपाई कर रखा था, अब आपने इस वाले वॉल्यूम को भी किससे फिल कर दिया, वाटर से फिल कर दिया। अब आपने इसको भी किससे फिल कर दिया, वाटर से फिल कर दिया। तो यहाँ पे अलग कलर से बनाने का पर्पज यही है जिससे कि आपको ये चीज क्लियर रहे कि ये हमने बाद में डाला है इसके अंदर, ये जो था आपके पास में ये हमने क्या करा, बाद में डाला है। अब क्या करोगे आप इसके अंदर ऐड करोगे वाटर, ऐड वाटर, एक सेकेंड, ऐड वाटर इन रिमेनिंग, ऐड वाटर इन रिमेनिंग वॉल्यूम, ऐड वाटर इन रिमेनिंग वॉल्यूम, यानी कि वो वॉल्यूम जो कि बचा हुआ था पहले वाटर से, जो बचा हुआ वॉल्यूम था उसके अंदर भी आपने क्या करा, वाटर को डाल दिया। अब आप क्या करोगे, आप इस W2 के अंदर वाटर डालोगे, वाटर को डालने के बाद इस सैंपल को प्रॉपर्ली शेक करोगे, बेस्ट से बेस्ट तरह से जितना भी पॉसिबल हो सकता है आप इसको प्रॉपर्ली शेक करोगे। इसको प्रॉपर्ली शेक करके आपका जो मेन पर्पज है इसको शेक करने का, शेकिंग करने का मेन पर्पज है, आप ये चाहते हो कि इसके अंदर जितनी भी एयर प्रेजेंट थी ना वो सारी की सारी एयर बाहर निकल जाए, ये आपका पर्पज है। आपका पर्पज क्या है, आप इसको क्यों शेक करोगे, आप इसको शेक करके इसके अंदर से जितनी भी वॉइड्स थी, सो ये वॉइड्स में से एयर जो है उस एयर को बाहर निकालना चाहते हो, ये आपका पर्पज है इसको शेक करने का। सो आपने क्या करा यहाँ पे W3 में आपने क्या करा यहाँ पे, सो ये क्या है, W3 है, W3 क्या करा मैं बता रहा हूँ, W3 क्या है, W2 था, W2 में आपने क्या कर दिया, ऐड कर दिया वाटर को रिमेनिंग वॉल्यूम के अंदर। जब आपने रिमेनिंग वॉल्यूम के अंदर वाटर को ऐड करा, वाटर को ऐड करने के बाद आप इस सैंपल को प्रॉपर्ली शेक करो जिससे कि इसके अंदर जो भी एयर प्रेजेंट था वो सारा का सारा एयर बाहर चला जाए, सारा का सारा एयर बाहर चला जाए। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा जो वॉल्यूम है, ये पूरा का पूरा जो वॉल्यूम है वॉइड्स का, वो किसने फिल कर रखा है, वो पूरा का पूरा वॉल्यूम फिल कर रखा है सिर्फ वाटर ने। सो पूरे के पूरे पिक्नोमीटर में आपको क्या दिखाई देगा, वाटर दिखाई देगा, नीचे सॉलिड दिखाई देंगे। जिस पार्ट में पहले एयर थी वो एयर क्या चली गई, यहाँ से बाहर चली गई। सो अब आपको एक चीज समझनी है, अब आपको ये समझना है कि वो जो होल आपने प्रोवाइड करवाया था ना, ये जो यहाँ पे आपने कहा गया, ये जो यहाँ पे आपने टॉप पे जो होल प्रोवाइड करवाया था ना, इस होल का पर्पस क्या था, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ दैट होल। इस होल का पर्पस था कि ये होल आपका जो मेनली यूज करा जाता है, इसका जो मेन पर्पस बताया जाता है, इसका मेन पर्पस यही है कि वो जो गैसेज है ना, अंदर जो गैसेज है, अंदर जो एयर है, उस एयर को, उस गैस को बाहर निकालने में ये होल जो है आपका यूज किया जाता है। ठीक है, यही इसका मेन पर्पस बताया जाता है इस होल का, कि टू रिमूव द गैसेस, टू रिमूव द एंट्रैप्ड गैसेस, या फिर टू रिमूव द एयर फ्रॉम दैट सॉइल सैंपल, हम इसको होल को यूज करते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आया। अब नेक्स्ट एक और पॉइंट है आपके पास में, एक और पॉइंट है, मुझे ये बताओ, ये वाला मेथड अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये वाला मेथड कोहेसिव सॉइल में सुटेबल होगा या फिर ये वाला मेथड कोहेजनलेस सॉइल में सुटेबल होगा, तो बताओ कौन सी में सुटेबल होगा, कोहेसिव में या फिर कोहेजनलेस में, किस में सुटेबल होगा, कोहेसिव में या फिर कोहेजनलेस में, कोहेजनलेस में। इसका रीजन बता दीजिए, रीजन बताओ, कोहेजनलेस में क्यों, कोहेजनलेस में क्यों, कोहेजनलेस में रीजन बताओ। इसका रीजन तो बताओ, रीजन क्या होगा, एयर मॉलिक्यूल इजीली रिमूव, यस यही इसका रीजन है, सिंपल। तो आपने बड़े अच्छे से समझ लिया इसको। इसका मेन जो पॉइंट आता है कि ये वाला मेथड आपका सुटेबल होगा किसके लिए, सुटेबल होगा फॉर द कोहेजनलेस सॉइल्स, बिकॉज कोहेजनलेस सॉइल में जो एयर मॉलिक्यूल है, ये जो गैसेज है, आप इनको बहुत इजीली बाहर निकाल सकते हो, बहुत इजीली बाहर निकल जाएंगी। अगर आपको पता है कि अगर आपके पास में एक फाइन ग्रेन सॉइल रही, यस वही है, कर पाएंगे बिल्कुल। अगर आपके पास में बाई चांस अगर आपके पास में एक कोहेसिव सॉइल हुई, अगर आपके पास में कोहेसिव सॉइल हुई, कोहेसिव सॉइल कौन सी होती है, कोहेसिव सॉइल होती है क्ले, कोहेसिव सॉइल होती है सिल्ट, इनके पार्टिकल बहुत छोटे साइज के होते हैं। अगर इनके पार्टिकल बहुत छोटे साइज के होते हैं, दैट मीन्स उनकी परमेबिलिटी बहुत कम होती है। उनकी अगर परमेबिलिटी बहुत कम है तो अंदर से जो गैसेस को आप बाहर निकालना चाहते हो ना, उन गैसेस को आप बाहर नहीं निकाल पाओगे, उसमें अंदर कुछ ना कुछ गैसेस रह जाएंगी। अगर अंदर गैसेस रह गई तो टेस्ट में जो रिजल्ट आएगा उनका, उनमें एरर आ जाएगा आपका, कुछ ना कुछ टेस्ट में जो रिजल्ट्स आएंगे उनमें आपको कुछ ना कुछ एरर देखने को मिलेगा। इसीलिए आप इस मेथड को जनरली यूज करोगे कोहेजनलेस सॉइल्स के लिए, रीजन बिकॉज कि द रिमूवल ऑफ द एंट्रैप्ड गैसेस एंड द एयर इज वेरी वेरी इजी इन द केस ऑफ द कोहेजनलेस सॉइल। कोहेसिव सॉइल के केस में क्या होगा कि जो गैसेस हैं, एंट्रैप्ड एयर है, उसको इतना प्रॉपर्ली बाहर नहीं निकाल पाएंगे, जिससे कि अंदर कुछ गैसेस रह जाएंगी, आपके टेस्ट में कुछ ना कुछ एरर आपको देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है। अब आपने क्या करा, इसके अंदर पूरे के पूरे कंटेनर में आपने वाटर भर दिया ऊपर तक, नीचे सॉलिड ही रहेंगे एज इट इज। अब इसको क्या करो, अगेन इसको वेट कर लो, एंड इस बार जो वेट होगा दैट वेट विल बी W3। W3, तो मुझे ये बताइए W3 में किस किस का वेट है, W3 में किस किस का वेट इंक्लूडेड है, W3 में किस किस का वेट इंक्लूडेड है, W वेट ऑफ द सॉलिड्स प्लस वेट ऑफ द वाटर प्लस WP। यस, WP का मतलब क्या था, WP का मतलब क्या था, देखो वेट ऑफ द वाटर फिल्ड इन द रिमेनिंग वॉल्यूम, इसका मतलब क्या था आपका, यस बिल्कुल सही है।
हाँ, क्या है आपका W3 में, क्या क्या है W3 में? अगर आप देखोगे W3 में आप क्या बोल सकते हो, W3 में आपका एक तो W2 है, एक तो W2 है, प्लस ये एक्स्ट्रा जो वाटर आपने इसमें डाला है ना, ये वाला वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड, इस वाले वेट, इस वाले वॉल्यूम का वाटर का वेट ऐड है इसमें, ठीक है, इस वाले वॉल्यूम का वाटर का वेट ऐड है इसके अंदर। सो आया समझ में? W3 में आपका क्या क्या होगा? W3 में आप ऐसे बोल दो चाहे तो कि W2 प्लस वेट ऑफ द वाटर फिल्ड इन द रिमेनिंग वॉल्यूम, ये जो रिमेनिंग वॉल्यूम में आपने वाटर को जो ऐड करा है, इस वाटर का वेट है, इस वाटर का वेट है। आई थिंक ये सभी को क्लियर हुआ है। सो क्या करा, अब आप क्या करोगे, 3 ऑब्जर्वेशन हो चुके हैं आपके, 3 स्टेप्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब आते हैं फोर्थ स्टेप पे। हम फोर्थ स्टेप में आपको क्या करना है, इस पिक्नोमीटर को, ये जो W3 था ना, इस पिक्नोमीटर को पूरी तरह से खाली कर दो। इस पिक्नोमीटर को पूरी तरह से खाली करो। फोर्थ स्टेप में आपको क्या करना है, इसके बाद क्या करो, इसकी प्रॉपर तरह से क्लीनिंग करो। पिक्नोमीटर को पूरी तरह से खाली करो। पिक्नोमीटर को पूरी तरह से खाली करने के बाद में इसकी प्रॉपर तरह से क्लीनिंग करो। आप इसकी प्रॉपर तरह क्लीनिंग करिए, क्लीनिंग करो। क्लीनिंग करने के बाद क्या करो, इस ये अब देखो, आपने पिक्नोमीटर को पूरी तरह खाली कर दिया, इसको प्रॉपर्ली एकदम आपने क्लीन कर दिया। जब आपने इसको क्लीन कर दिया तो आपको इस तरह से फिर से एम्प्टी पिक्नोमीटर दिखाई देगा। अब आप क्या करो, फोर्थ स्टेप में इस पूरे के पूरे पिक्नोमीटर के अंदर पानी भर दो। इस पूरे के पूरे पिक्नोमीटर के अंदर क्या करोगे, पानी भरोगे, एंड ये बन जाएगा आपका W4। ये बन जाएगा आपका W4। सो पहले तो मुझे ये बताओ कि आपको ये चारों का चारों वेट जो है, किस वेट का क्या मतलब है, वो सब क्लियर हुआ है? किस वेट का क्या मतलब था, ये सब आपको कॉन्सेप्ट, ये सारा का सारा आपको पूरा प्रोसेस जो है वो क्लियर हुआ कि क्या करना है हमने, कि किस वेट में क्या क्या इंक्लूडेड है। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करो, जस्ट सबसे पहले W1 लिखो। डायग्राम आप बाद में नोट करना, इनके लिए स्पेस छोड़ो, इनके लिए स्पेस छोड़िए, जो जो पॉइंट मुझे लिखवाने हैं वो पॉइंट लिखो सबसे पहले। सो नेक्स्ट मेथड आपके पास में क्या है, नेक्स्ट होता मेथड जो आपको डिस्कस करना है, दैट इज पिक्नोमीटर मेथड। लिखो पिक्नोमीटर मेथड के बारे में। पिक्नोमीटर मेथड में लिखिए, फर्स्ट लिखो इसमें फर्स्ट पॉइंट क्विक मेथड होता है। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे पिक्नोमीटर मेथड में, क्विक मेथड। क्विक मेथड होता है, ब्रैकेट में मेंशन कर लो 10 से 20 मिनट में रिजल्ट आ जाते हैं, 10 से 20 मिनट में। ब्रैकेट में मेंशन करो कि 10 से 20 मिनट में रिजल्ट आ जाते हैं। ठीक है, 10 से 20 मिनट में आपके रिजल्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो आप यहाँ पे जरा, कैसा मेथड है, लेबोरेटरी में करोगे, फील्ड में करोगे, लैब में करोगे, फील्ड में करोगे, लैब में करोगे, तो लिखो लेबोरेटरी मेथड है, लिखो लेबोरेटरी मेथड है, लेबोरेटरी मेथड है, लेबोरेटरी मेथड है। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो कैपेसिटी ऑफ पिक्नोमीटर, लिखो 900 ml। कैपेसिटी ऑफ पिक्नोमीटर कितना लिखोगे, 900 ml। कैपेसिटी ऑफ पिक्नोमीटर कितना होगा आपका, 900 ml तक कैपेसिटी होता है पिक्नोमीटर का, 900 ml तक कैपेसिटी होता है। नेक्स्ट लिखो, होल, होल का पर्पस क्या था, होल का पर्पस क्या था, होल का पर्पस क्या था, टू रिमूव द एयर। लिखो होल यूज्ड टू रिमूव एयर, होल यूज्ड टू रिमूव एयर, होल यूज्ड टू रिमूव एयर। ठीक है, होल यूज्ड टू रिमूव एयर, होल यूज्ड टू रिमूव एयर एंड गैसेस, होल यूज्ड टू रिमूव एयर एंड गैसेस, होल यूज्ड टू रिमूव एयर एंड गैसेस। नेक्स्ट लिखो, यस, होल यूज्ड टू रिमूव एयर एंड गैसेस। नेक्स्ट लिखिए, more suitable for cohesionless soils, more suitable for cohesionless, more suitable for cohesionless soils। ज्यादा सुटेबल होता है किसके लिए, कोहेजनलेस सॉइल्स के लिए ज्यादा सुटेबल होता है। सब बेसिक बेसिक पॉइंट हैं जो आपको समझा दिए हैं, है ना, जो आपको पॉइंट्स बताए थे वही सब पॉइंट आपको लिखवाए हैं, बहुत शॉर्ट में लिखवा दिया सारा का सारा। अब यहाँ पे लिखो W1 क्या होता है, W1 लिखो, W1 क्या है, W1 लिखो, W1 लिखिए, W1 क्या होता है, वेट ऑफ एम्पिटी पिक्नोमीटर। W1 क्या होता है, W1 विल बी वेट ऑफ एम्पिटी पिक्नोमीटर। W1 होता है आपके पास में वेट ऑफ एम्पिटी पिक्नोमीटर होता है, W1 इज द वेट ऑफ एम्पिटी पिक्नोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट लिखो W2, W2 लिखो, W2 लिखो वेट ऑफ एम्पिटी पिक्नोमीटर प्लस, W2 लिखो, W2 लिखो वेट ऑफ एम्पिटी पिक्नोमीटर प्लस, वेट ऑफ एम्पिटी पिक्नोमीटर प्लस मॉइस्ट सॉइल। W2 क्या होगा, वेट ऑफ एम्पिटी पिक्नोमीटर प्लस मॉइस्ट सॉइल, W2 होगा। सो W2 विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ एम्पिटी पिक्नोमीटर प्लस मॉइस्ट सॉइल। W2 वेट ऑफ एम्पिटी पिक्नोमीटर प्लस मॉइस्ट सॉइल। W3 लिखिए, W3 लिखो, W3 लिखो, W3 क्या होगा, W3 होगा आपका, W3 होगा W2 प्लस, W3 होगा W,
W2 प्लस यस बिल्कुल W2 प्लस वेट ऑफ वाटर फिल्ड इन रिमेनिंग वॉल्यूम। यस, वेट ऑफ वाटर फिल्ड इन रिमेनिंग वॉल्यूम। यस, सो W3 कितना होगा? W2 प्लस वेट ऑफ वाटर फिल्ड इन रिमेनिंग वॉल्यूम। W2 प्लस वेट ऑफ वाटर फिल्ड इन द रिमेनिंग वॉल्यूम। ठीक है, W2 प्लस वेट ऑफ वाटर फिल्ड इन द रिमेनिंग वॉल्यूम। अब लिखो W4 क्या होगा? W4 के बारे में लिखो। W4 के बारे में लिखो। W4 क्या होगा? W4 विल बी इक्वल टू व्हाट? W1 प्लस W4 कितना होगा आपके पास में? W1 प्लस W4 कितना होगा? W1 प्लस W1 प्लस वेट ऑफ वाटर, W1 प्लस वेट ऑफ वाटर फिल्ड इन रिमेनिंग वॉल्यूम। W4 होगा W1 प्लस वेट ऑफ वाटर फिल्ड इन रिमेनिंग वॉल्यूम। W1 प्लस वेट ऑफ वाटर फिल्ड इन द रिमेनिंग वॉल्यूम। ठीक है, फिल्ड इन द रिमेनिंग वॉल्यूम। क्लियर है? फिल्ड इन द रिमेनिंग वॉल्यूम। ओके, सो आपको क्लियर हुआ यहां तक सब? यहां तक का सब क्लियर है? जो सब स्टेप बताए थे वही सब बताएं आपको ना? बताइए सब क्लियर है आपको? यहाँ पे पूरा का पूरा प्रोसेस, अलग अलग वेट क्या होता है, W1 क्या है, W2 क्या है, W3 क्या है, W4 क्या है, सब क्लियर होगा आई थिंक। चलो नेक्स्ट आते हैं। देखो अब मैं बता रहा हूँ यहाँ पे आपको क्या, आपका मेन एम जो था, एम क्या था आपका? वाटर कंटेंट बताना। सो वाटर कंटेंट क्या होगा? वाटर कंटेंट होता है आपका वेट, एक सेकेंड, वाटर कंटेंट होता है आपका वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय द वेट ऑफ सॉलिड्स। ये होता है आपका वाटर कंटेंट, ये आप जानते हो। वाटर कंटेंट कितना होता है? दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द वाटर डिवाइडेड बाय द वेट ऑफ सॉलिड्स। अब मैं डायरेक्टली क्या कर रहा हूँ, पहले तो यहाँ पे आपको एक बार फॉर्मूला लिख के दिखाता हूँ कि इस मेथड से जो वाटर कंटेंट का फॉर्मूला आएगा वो क्या होगा, वो समझो पहले तो। द फॉर्मूला फॉर द वाटर कंटेंट एज पर दिस मेथड क्या होगा? W2, इसको कैपिटली बनाओ ना, W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाय W3 माइनस W4 G माइनस 1 अपॉन G माइनस 1। ये फॉर्मूला आपके पास निकल कर आएगा, ये फॉर्मूला आपके पास में निकल कर आएगा। फॉर्मूला क्या आ रहा है आपके पास में? W2 माइनस W1 अपॉन W3 माइनस W4 इंटू G माइनस 1 अपॉन G माइनस 1 इंटू 100%। आप इसको कर सकते हो अगर आप परसेंटेज में लिखना चाहते हो तो। सो ये आपका इस मेथड की हेल्प से फॉर्मूला निकल कर आएगा वाटर कंटेंट का। अब कैसे आता है वो हम देख रहे हैं अभी। जस्ट पहले तो डायरेक्टली मैंने आपको फॉर्मूला बताया। सो फॉर्मूला क्या होगा आपका? देखो जरा लिखने का तरीका देखो आप। 1 2 3, एक सेकेंड, 1 2 1 2 3 एंड 4, यही तो हो रहा है। अगर आप इसको ऑब्जर्व करो तो ये क्या है एक तरह से? इज इट एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन? एंटी क्लॉक वाइज रोटेशन है ना? बोलो है या नहीं है? एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। देखो इसको ऑब्जर्व करो, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। ये 1 2 3 एंड 4 क्या आ रहा है आपके पास में? एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन निकल कर आ रहा है। अब यहाँ से क्या होता है? सो ये तो आपके लिए सिंपल हो जाता है। आप क्या यहाँ पे कर सकते हो सिंपली, ये क्या है एक तरह से, ये जस्ट एक तरह से क्या है आपके लिए? एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। ये जस्ट एक तरह से एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। लेकिन दिक्कत कहाँ पे आती है? इस वाले टर्म में G माइनस 1 अपॉन G माइनस वाले टर्म में, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। कैसे कंफ्यूजन होता है? बहुत सी बार ऐसा ऑब्जर्वेशन हुआ है मेरा, ऐसा ऑब्जर्वेशन हुआ है कि बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं यहाँ पे गलतियां, यहाँ पे स्टूडेंट क्या गलतियां करते हैं, इस G को ऊपर पहुंचा देते हैं, G माइनस 1 को नीचे ले आते हैं। बहुत एरर होते हैं मतलब इस तरह से फॉर्मूले में। क्या होती है गलतियां? ये तो आप इजीली याद रख लोगे, 1 2 3 4 ये तो एंटी क्लॉक है। लेकिन इसमें क्या गलती होती है? इस G को ऊपर पहुंचा देते हैं स्टूडेंट्स और G माइनस 1 को नीचे ले आते हैं, तो गलत हो जाता है। तो आपको क्या याद रखना है? आप एक बात याद रखना, जस्ट ये 1 है आपके पास में, यहाँ पर भी 1 है एंड यहाँ पर भी 1 है। मतलब आप एक बात सोचो कि ये जो तीनों 1 है ना, ये वाला भी एंड ये वाला भी, तीनों के तीनों 1 एक सेम लाइन में निकल कर आ रहे हैं। इस तरह से याद रखो, तीनों 1 एक सेम लाइन में आएंगे। इस तरह से गलती क्या है, मैं जो प्रैक्टिकली चीजें ऑब्जर्व करी है मैंने स्टूडेंट्स के साथ में, वही चीज आपको बता रहा हूँ कि बहुत सी गलती ऐसी होती है कि इस G को ऊपर ले आते हैं बच्चे और G माइनस 1 को नीचे ले जाते हैं। तो आपको क्या याद रखना है कि W1 देखो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है एंड यहाँ पर भी 1 है, तीनों के तीनों 1 क्या आएंगे? सेम लाइन में आएंगे। एंड इधर से क्या है? 1 2 3 4 एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। तो बहुत इजीली अब आप इसको कर लोगे। याद बताओ मुझे, इस फॉर्मूले में याद रखने में कोई दिक्कत होगी किसी को? इजीली याद हो जाएगा फॉर्मूला है?
फॉर्मूला याद हो गया सबको? ओके चलो, फॉर्मूला सबको याद हो चुका है। ठीक है, अब देखिएगा जरा, अब हम देख रहे हैं इसका थोड़ा सा डेरिवेशन पार्ट डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इसका डेरिवेशन ऐसा नहीं है कि जो मैं बाद में करवा पाऊँ आपको। इसका अगर मुझे डेरिवेशन डिस्कस करना है आपसे तो वो भी साथ साथ डिस्कस करना पड़ेगा, अदरवाइज बाद में नहीं हो पाएगा, क्योंकि डायग्राम इतने कॉम्प्लिकेटेड है, दोबारा पूरा का पूरा डेरिवेशन जो इसका आएगा वो डायग्राम से ही निकल कर आएगा। समझो बात को जरा, कैसे करना है आपको। आपको पता है कि वाटर कंटेंट होता है वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय द वेट ऑफ सॉलिड। वाटर कंटेंट होता है वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय द वेट ऑफ सॉलिड। अगर मैं यहाँ से एक बात समझना आप, अगर मैं यहाँ से W2 में से W1 को माइनस करूँ, अगर मैं W2 में से W1 को माइनस करूँ तो मुझे किस चीज की वैल्यू मिल जाएगी। मैं क्या कर रहा हूँ, W2 में से W1 को माइनस कर रहा हूँ तो मुझे किस चीज की वैल्यू मिलेगी। W2 में से अगर आप W1 को माइनस करोगे तो आपको किसकी वैल्यू मिलेगी, मॉइस्ट सॉइल का। यस, आपको क्या मिलेगा, आपको टोटल वेट ऑफ सॉइल मिल जाएगा। आपको टोटल वेट ऑफ सॉइल मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हो रहा है आपके पास में कि भाई W2 माइनस W1 that will be equal to the total weight of the soil mass, that will be equal to the total weight of the soil mass। एंड आपको पता है टोटल वेट को आप कैसे लिख सकते हो, वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड भी लिख सकते हो, ये आप जानते हो। आपको क्या पता करना है, आपको वेट ऑफ वाटर पता करना है एंड एक आपको वेट ऑफ सॉलिड पता करना है इस फॉर्मूले को ड्राइव करने के लिए। सो मैंने जस्ट एक स्टेप लिया यहाँ पे कि भाई मुझे पता है अगर मैं W2 में से W1 को माइनस करूंगा तो मुझे टोटल वेट मिल जाएगा। टोटल वेट किसके बराबर होता है, वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड्स के बराबर होता है। नाउ फ्रॉम हियर मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, आई कैन राइट, मैं यहाँ से वेट ऑफ वाटर को क्या लिख सकता हूँ, वेट ऑफ वाटर को मैं लिख सकता हूँ यहाँ से क्या लिख सकता हूँ कि W2 माइनस W1, W2 माइनस W1 माइनस में वेट ऑफ सॉलिड, आप इसको लिख सकते हो। आप इसको क्या लिख सकते हो, वेट ऑफ सॉलिड लिख सकते हो। बताओ ये सभी को क्लियर है, ऐसे कर सकते हैं। आप इसको क्या लिखोगे, W2 माइनस W1 माइनस वेट ऑफ द सॉलिड्स लिख सकते हो आप किसको, वेट ऑफ वाटर को। सो आई थिंक ये स्टेप सभी को क्लियर हुआ है, ये स्टेप सबको क्लियर है। W1 W2 माइनस W1 माइनस वेट ऑफ सॉलिड आप इसको लिख सकते हो। समझना बात को जरा, इस पूरे के पूरे फॉर्मूले की, इस पूरे के पूरे डेरिवेशन का जस्ट एक ही मेन पंच लाइन है, अगर आपने वो लाइन पकड़ लिया तो मतलब आपका पूरा डेरिवेशन हो जाएगा। इस पूरे के पूरे फॉर्मूले का जस्ट एक ही लाइन है, अगर आपने वो लाइन पकड़ लिया तो आपका पूरा फॉर्मूला हो जाएगा। समझो क्या लाइन है, देखो क्या है, W4। मुझे ये बताओ, मुझे ये बताओ, अब ऑब्जर्व करना आप किसको, आप ऑब्जर्व करना, आप ऑब्जर्व करोगे किसको, आप ऑब्जर्व करना किसे, इस W3 को एंड W4 को। W3 एंड W4 को आप ऑब्जर्व करो और यहां से ये देखो, आप यहाँ पे ये देखो कि अगर बाई चांस, अगर बाई चांस यहाँ पे से आप, अगर आप एक काम करोगे यहाँ पे, अगर आप इस W3 में से, अगर आप इस W3 में से इतने वॉल्यूम में जिसमें पहले सॉलिड प्रेजेंट थे, अगर आप W3 में से इस वॉल्यूम में, जिस वॉल्यूम को पहले सॉलिड्स ने ऑक्यूपाई कर रखा था, भाई सॉलिड्स इसी वॉल्यूम में थे ना, अगर आप इस वॉल्यूम में से सॉलिड्स को निकाल दो, अगर आप इस वॉल्यूम में से सॉलिड्स को निकाल दो एंड इस वॉल्यूम में, जिस वॉल्यूम में पहले सॉलिड्स प्रेजेंट थे, इस वॉल्यूम के अंदर अगर आप पानी डाल दो, अगर आप इस वॉल्यूम के अंदर पानी डाल दो, तो मुझे ये बताओ क्या, तो मुझे ये बताओ क्या W3 W4 के बराबर बन जाएगा क्या, बोलो होगा या नहीं होगा। ये सभी को क्लियर हुआ स्टेप। अगर आप यहाँ पे W3 में से इस वॉल्यूम में जिसमें पहले सॉलिड्स प्रेजेंट थे, इस वॉल्यूम में से अगर आप क्या करोगे, वेट ऑफ सॉलिड, ये सॉलिड को निकाल दो और यहाँ पर क्या डाल दो, पानी डाल दो, तो ये जो W3 है आपका वो किसके बराबर बन जाएगा, W4 के बराबर बन जाएगा। बस यही एक स्टेप था जो कि डेरिवेशन जिसके बेस पे होता है, और इसमें कुछ नहीं है। अब तो बस सिंपल क्या है, मॉडिफिकेशन होते रहेंगे इक्वेशंस के, बाकी इससे अलावा और इसमें कुछ नहीं बचता है। समझो बात को कैसे करना है। सो मैं क्या लिख रहा हूँ, W4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, W3 माइनस वेट ऑफ द सॉलिड्स प्लस वेट ऑफ सॉलिड्स प्लस वेट ऑफ द वाटर प्लस वेट ऑफ द वाटर किस वॉल्यूम में, इस वॉल्यूम में जिस वॉल्यूम में पहले सॉलिड्स प्रेजेंट था। ठीक है, आया समझ में। क्या करना है आपको, यहाँ पे आप यहाँ पे लिखोगे, आप क्या लिख रहे हो यहाँ पे, W3 में से मैंने माइनस करा किसको, वेट ऑफ सॉलिड को माइनस कर दिया, और इस वेट ऑफ सॉलिड को माइनस करने के बाद इस वॉल्यूम में मैं क्या डाल रहा हूँ, इस वॉल्यूम में मैं डाल रहा हूँ किसको, वेट ऑफ वाटर को डाल रहा हूँ मैं इस वॉल्यूम में। तो वेट ऑफ वाटर को मैं क्या लिख सकता हूँ, गामा W इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स लिख सकता हूँ मैं। बोलो मुझे सब लोग बताओ, ये स्टेप सबको समझ में आया नहीं आया, मैंने डायरेक्टली कर दिया यहाँ पे, ये स्टेप मैंने डायरेक्टली लिख दिया यहाँ पे, ये स्टेप मैंने आपके पास डायरेक्टली लिखा है। अब ये कैसे करा वो समझ गए आप। अगर नहीं समझे तो मैं बता देता हूँ। देखो क्या करा है आपने यहाँ पे, आपको क्या करना था, वाटर ऐड करना था ना इसमें, आपको W4, देखो मैंने क्या करा यहाँ पे, W4 इज इक्वल टू, आपने क्या करा, W3 में से अगर आप पहले क्या करोगे, सॉलिड्स को माइनस करोगे, सॉलिड्स को आपने माइनस कर दिया, और जितने वॉल्यूम में सॉलिड प्रेजेंट था, वॉल्यूम कितने कितने वॉल्यूम में सॉलिड प्रेजेंट था,
इस VS वॉल्यूम में सॉलिड प्रेजेंट था। हाँ वही 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 बिल्कुल, VS VW के बराबर ही लिया है, क्योंकि आप कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर यूज कर रहे हो, जितना वॉल्यूम सॉलिड है उतना ही तो वॉल्यूम ऑफ वाटर आप यूज कर रहे हो ना, वो उसके इक्वल लिया है। देखो कैसे, आपको क्या करना था, जितने वॉल्यूम में सॉलिड प्रेजेंट है आपका, जितने वॉल्यूम में आपका सॉलिड प्रेजेंट है, उतने वॉल्यूम के अंदर आप पानी को डाल रहे हो। सॉलिड कितने वॉल्यूम में प्रेजेंट है, सॉलिड प्रेजेंट है आपका इस VS वॉल्यूम में प्रेजेंट है सॉलिड, तो आप इस VS वॉल्यूम में क्या डाल रहे हो, पानी डाल रहे हो। तो मुझे ये बताओ इस VS वॉल्यूम में कितना वाटर का वेट आ जाएगा, गामा W इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ वाटर होता है। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर आपको कितना डालना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर डालना है आपको किसके बराबर, VS के बराबर ही तो आपको वॉल्यूम ऑफ वाटर डालना है भाई, जितने वॉल्यूम में सॉलिड्स थे उतने वॉल्यूम में तो आप पानी डालना चाहते हो ना। सो VS किसके बराबर होगा, VW के बराबर होगा। और यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, वेट ऑफ वाटर विल बी इक्वल टू व्हाट, गामा W इनटू VS, आप इसको लिख सकते हो। अब बोलो सभी को समझ में आया स्टेप कैसे कर दिया हमने, किस तरह से चीज करी है, सभी को क्लियर हुआ है कैसे लिखा है आपने। ओके, कोई डाउट हो तो किसी को पूछ लीजिएगा। बस यही है कि इसमें, यही है कि इसमें मेन स्टेप था डेरिवेशन का, और इसमें कुछ नहीं बचता है आगे। सो अब आप इसको क्या करो, थोड़ा और सॉल्व करके लिखो, इसको थोड़ा सा और ओपन करके लिखो। W4 इज इक्वल टू W3 माइनस वेट ऑफ द सॉलिड्स प्लस गामा W इनटू, अब मुझे ये बताओ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को आप क्या लिख सकते हो। कल आपको मैंने ये वाली चीज कई बार लिखवाई थी, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को आप किसके बराबर लिख सकते हो, स्पेसिफिक ग्रेविटी के टर्म्स में कन्वर्ट करके बता दो। कल आपने लिखा था, वो 2-3 जगह पे लिखा था कल आपने, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को आप किसके इक्वल लिख सकते हो, स्पेसिफिक ग्रेविटी के टर्म्स में बता दीजिए। क्या आप इसको वेट ऑफ सॉलिड्स अपॉन में G इंटू गामा W नहीं लिख सकते क्या, बोलो लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हैं आप इसको, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को ये लिख सकते हो आप। ओके बस यही जस्ट इसमें था, कल आपने ये कई जगह पे किया था ना, कई जगह पे आपने इसको कल यूज करा था रिलेशन को, तो वही मैं डायरेक्ट यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो किसकी, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड की, क्या होगा वेट ऑफ सॉलिड्स डिवाइडेड बाय G इंटू गामा W। अब यहाँ से क्या करो, इसको कैंसल आउट कर लो, गामा W से गामा W क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपके पास में, इसको देखो क्या बच रहा है, W3 माइनस WS प्लस WS बाई G बच रहा है आपके पास में। यस, क्या बच रहा है आपके पास में, आपके पास में बच रहा है W4 इज इक्वल टू W3 माइनस वेट ऑफ द सॉलिड्स प्लस वेट ऑफ द सॉलिड्स बाय G बच रहा है, ये बच रहा है आपके पास में ना। सो ये आपके पास में आ रहा है, ये वैल्यू आपके पास में निकल कर आ रही है। अब आप इसको क्या करो, जस्ट आप इसको थोड़ा सा ओपन करके लिख लो। ओपन करके लिखोगे कैसे, इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि W3 माइनस W4 कैसे लिख सकते हो आप इसको, यू कैन राइट इट एज, आप इसको लिख सकते हो किस तरह से, वेट ऑफ सॉलिड्स बाय, वेट ऑफ सॉलिड्स बाय, एक सेकेंड, यस, वेट ऑफ सॉलिड्स बाय G माइनस माइनस, आप इसको क्या लिखोगे, वेट ऑफ सॉलिड्स लिखोगे, वेट ऑफ सॉलिड्स लिखोगे आप इसको, एक सेकेंड, W3 W4 को इधर लेकर गए तो ये ऐसे होगा ना, एक सेकेंड यहाँ पे थोड़ा सा एरर हो गया, इसको ऐसे लिखोगे आप W3 माइनस W4 तो इधर आएगा ना, वेट ऑफ सॉलिड्स माइनस वेट ऑफ सॉलिड्स बाय G हो जाएगा। यहाँ पे आप क्या करो, W3 माइनस W4 इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड, यहाँ से कॉमन ले लो, वेट ऑफ सॉलिड को अगर आप यहाँ से कॉमन ले लो तो क्या बनेगा, G माइनस 1 बाय G बच जाएगा आपके पास। बोलो ये आ रहा है क्या सभी के पास टर्म, ये टर्म आ रहा है सबके पास में, ये टर्म आ रहा है आपके पास। अब यहाँ से जस्ट क्या करो, वेट ऑफ सॉलिड की वैल्यू पता कर लो, वेट ऑफ सॉलिड किसके बराबर होगा, वेट ऑफ सॉलिड विल बी इक्वल टू व्हाट, वेट ऑफ सॉलिड हो जाएगा आपका किसके बराबर, W3 माइनस W4 इंटू G बाय G माइनस 1 के बराबर हो जाएगा, इंटू G बाय G माइनस 1 के बराबर हो जाएगा। बोलो आया नहीं आया है, ये आई वैल्यू, ये वैल्यू आ रही है। ओके, अब मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ, जस्ट मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, फाइनल स्टेप मैं नहीं लिखूंगा, मैंने आपको पूरा का पूरा डेरिवेशन करके दे दिया है। वेट ऑफ सॉलिड की वैल्यू आपको पता है, वेट ऑफ सॉलिड की वैल्यू आपको पता है ना, वेट ऑफ सॉलिड की वैल्यू आपको पता है, आपको वेट ऑफ वाटर की भी वैल्यू पता है, कहाँ है वेट ऑफ वाटर की वैल्यू, वेट ऑफ वाटर की वैल्यू कहाँ चली गई,
हाँ ये रही ना, ये है आपके पास में किसकी वैल्यू, वेट ऑफ वाटर की वैल्यू है, ये वेट ऑफ वाटर की वैल्यू है, वेट ऑफ सॉलिड की वैल्यू आपने पीछे लिखी है। जस्ट क्या करो, उस वाली इक्वेशन से जो आपने पीछे लिखी है, उस इक्वेशन से वेट ऑफ सॉलिड की वैल्यू यहाँ पर डाल दो उठाकर, और यहाँ पर वेट ऑफ सॉलिड की वैल्यू डालो उठा के, और यहाँ पे देखो प्रूव करके देखो इसका क्या आपका वही फॉर्मुला बनकर आ रहा है जो आपने ड्राइव कर रखा है, जो मतलब आपने रिलेशन लिखा हुआ है, क्या वही फॉर्मुला निकल कर आ रहा है। जस्ट यहाँ पर वेट ऑफ सॉलिड की वैल्यू डालो, और वेट ऑफ सॉलिड की वैल्यू डालने के बाद में देखो कि क्या आपके पास में यही सेम फॉर्मुला निकल कर आ रहा है जो आपने लिख रखा है। देखो करके 1 मिनट का टाइम देता हूं मैं आपको। देखो करके जरा क्या यही सेम वैल्यू आ रही है आपके पास, आ गया। और किसी का आया, आ रहा है आंसर ना। अब जस्ट मैं आपको पूरा तरीका बता दिया, वेट ऑफ वाटर की वैल्यू आपके पास में है, वेट ऑफ सॉलिड आपने वो कैलकुलेट कर लिया, उस वाली इक्वेशन से वेट ऑफ सॉलिड को यहाँ पर डालिए, यहाँ पर डालिए, और आपके पास फाइनल रिलेशन देखो चेक करके यही आएगा निकल के। अभी सब लोगों का नहीं आ रहा क्या, अभी आपके लिए खुद के लिए होमवर्क है आपके पास में, ये आपका खुद का होमवर्क है कि आपको, देखो बाकी लोगों का आ रहा है तो मतलब आपको खुद से लेकर आना है ये वाला रिलेशन एक बारी। कुछ लोगों का आ चुका ना, तो मतलब जिनका आ रहा है तो मतलब कैलकुलेशंस ठीक है, तो आपको भी जिन लोगों का नहीं आया है उन लोगों को भी यही सेम रिलेशन ड्राइव करके लेके आना है खुद से। मैंने तरीका बता दिया पूरा का पूरा, लास्ट में क्या फॉर्मुला आपके पास बनेगा वो फॉर्मुला आपको बता दिया है। जस्ट आप क्या करोगे, यहाँ पे इसको लेकर आओ किसी भी तरह से प्रूव करके, अब वो आपके लिए खुद का होमवर्क है। ओके, जस्ट लास्ट में मैं आपको फाइनली फॉर्मुला एक बार और फिर से लिख दे रहा हूँ। सो क्या आएगा, वाटर कंटेंट आपके पास में, वाटर कंटेंट की वैल्यू रहेगी आपके पास में, वाटर कंटेंट विल बी इक्वल टू, दैट विल बी इक्वल टू W2 माइनस W1 माइनस W1 डिवाइडेड बाय W3 माइनस W4 G माइनस 1 अपॉन G अपॉन G एंड माइनस 1। ये फॉर्मूला बन गया आपके पास में, इसको आप प्रूव करो खुद से। ठीक है, सो ये आपके पास में फॉर्मूला आएगा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल पर्पस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, आ सकता है न्यूमेरिकल यहाँ से। तो क्या बनेगा, W2 माइनस W1 W3 माइनस W4 इंटू G माइनस 1 अपॉन G माइनस 1 इंटू 100% इंटू 100%। बोलो। सो अपना नेक्स्ट मेथड पे मूव करें, हम नेक्स्ट मेथड पे चलें आगे, अगर सबको क्लियर हो गया हो तो। चलिए ठीक है, इसमें जस्ट लास्ट में एक नोट पॉइंट लिख लो, एक लास्ट में एक नोट लिख लीजिए, दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन, लिखो एक नोट लिख लो जस्ट लास्ट में, दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन, दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन, is used when, this method is used when specific gravity of the soil is known, this method is used when specific gravity, when specific gravity of the soil is known, when specific gravity of the solids लिखो, when specific gravity of the solids is known, क्योंकि g की बात कर रहे हो तो g क्या होता है, solids की specific gravity तो होती है ना, when specific gravity of the solids is known। ठीक है, सो व्हेन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉलिड्स इज नोन। सो ये मेथड आप कहां पर यूज करते हो, जिस समय पे आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी पता होनी चाहिए पहले, यानी कि आपके लिए एक इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो आप यहाँ पे इसके फॉर्मूले में क्या आ रहा है, यहाँ पे जी वाला टर्म आ रहा है ना, तो आपको सॉइल की पहले स्पेसिफिक ग्रेविटी पता होनी चाहिए, अगर आपको सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी पता है, इन दैट केस ओनली आप इस मेथड को यूज कर पाओगे, अदरवाइज आप ये पता ही नहीं कर पाओगे। तो आपको पहले क्या पता करना पड़ेगा, उस सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी पहले आपको पता करनी पड़ेगी, उसके बाद आप इसको यूज कर पाओगे। ठीक है, क्लियर है सभी को, सो ये क्लियर हुआ सबको मतलब, ठीक है। चलो अब आगे आगे देखते हैं, नेक्स्ट मेथड डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट मेथड आप डिस्कस करते हैं,
सो नेक्स्ट ऑफ द मेथड जो आपके पास में है, हेडिंग डालो जरा। अच्छा मैं आपको ये बताऊं कि देखो देखो क्या है आपके पास में कुछ और जो मेथड्स हैं, एक सेकेंड। हाँ, आपके पास में कुछ और जो मेथड्स हैं ना वाटर कंटेंट के डिटर्मिनेशन के, वो मैं बाद में आपसे डिस्कस करूंगा। मैं आपसे पहले एक मेथड डिस्कस कर रहा हूँ स्पेसिफिक ग्रेविटी डिटर्मिनेशन का। उसका रीजन क्या है, मैं आपसे पहले वाटर कंटेंट के मेथड, जो बचे हुए मेथड है वाटर कंटेंट के, उनको डिस्कस ना करके मैं आपसे पहले एक स्पेसिफिक ग्रेविटी डिटर्मिनेशन का मेथड डिस्कस कर रहा हूँ। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन सिंपल है, क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी के जो डिटर्मिनेशन का मेथड मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो सेम टू सेम पिक्नोमीटर मेथड के जैसा ही है। यही सेम डायग्राम आपको दोबारा से बनाने पड़ेंगे, यही सेम आपको कैलकुलेशन दोबारा से करनी पड़ेगी। तो मैं नहीं चाहता कि जिन कैलकुलेशन को मैंने अभी करी है, जिस डायग्राम को मैंने अभी बनाया है, उसको मैं फिर से 10 मिनट बाद दोबारा जाकर बनाऊं, उसको मैं फिर से 10 मिनट बाद दोबारा जाकर बनाऊं, ऐसा मैं नहीं चाह रहा हूं। ठीक है, मैं जस्ट क्या करने वाला हूँ, इसी डायग्राम में एडिटिंग करने वाला हूँ। इसी डायग्राम में मैं आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी की डिटर्मिनेशन की वैल्यू भी बताऊंगा। आप एक काम कर लो, जस्ट आप इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लो, एक बारी स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अगर आप इसमें चेंजेस कर दोगे बाद में तो आपको पता नहीं लग पाएगा, कंफ्यूजन में आ जाओगे। तो यहाँ पर जस्ट इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो कि ये वाला वाटर कंटेंट के लिए है। अब जो मैं नेक्स्ट इसी में एडिटिंग कर रहा हूँ वो किसके लिए होगा, वो होगा आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए। क्योंकि आपको भी पता है, देखो लेंथ डायग्राम बन रहा है, चर्चा डायग्राम बन रहा है, आपको उसमें फालतू में टाइम वेस्ट होगा, आपको पता है, इसमें इस सिंपल सा टाइम वेस्ट ही तो हो रहा है, उसमें और कुछ नहीं होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसी में मैं एडिटिंग करूंगा। इसका आप एक बार जस्ट स्क्रीनशॉट ले लो। सो जो नेक्स्ट मेथड आ रहा है वो मैं स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए इसी में करके दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि दोबारा दोबारा डायग्राम बनाने से कोई फायदा नहीं होगा। आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ये किसके लिए है, ये है वाटर कंटेंट के लिए। कर लिया सबने, स्क्रीनशॉट ले लिया है इस वाले का, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सबने। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ये भी किसके लिए है, वाटर कंटेंट के लिए था ना। तो ये भी किसके लिए था, वाटर कंटेंट के लिए था। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, यानी कि आपके पास यहाँ पे वाटर कंटेंट का पूरा आ चुका है मैटर पिक्नोमीटर मेथड से। ओके, नोट कर लिया, चलो कोई नहीं। ठीक, सो सबने कर लिया। अब आगे डिस्कस कर रहे हैं, देखो। सो नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, मैं इसी में उसमें थोड़ा सा चेंजेस कर रहा हूँ, इसी वाले सेम स्क्रीन में। देखो जरा क्या करना है आपको। सो सेम क्या है, आपका पिक्नोमीटर मेथड है, लेकिन इस बार पिक्नोमीटर मेथड से आप क्या डिटरमाइन कर रहे हो, स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्या डिटरमाइन करोगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी की डिटर्मिनेशन की आप बात कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ पिक्नोमीटर मेथड। पिक्नोमीटर मेथड से आप स्पेसिफिक ग्रेविटी का डिटर्मिनेशन देखना चाहते हो, कैसे करोगे। ठीक है, देखो सबसे पहली बात तो ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं आपको इनको हटा दे रहे हैं। ठीक है, इन सबको हटा दे रहे हैं, क्योंकि इसी में थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। जस्ट मैं नहीं चाह रहा कि वो सेम डायग्राम मैं दोबारा से यहाँ पे बनाऊं, उसमें सिंपल क्या होगा, फालतू टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, देखिए तो अब क्या बता रहा हूं मैं आपको, स्पेसिफिक ग्रेविटी बता रहा हूं विद द हेल्प ऑफ द पिक्नोमीटर मेथड। पिक्नोमीटर मेथड की हेल्प से स्पेसिफिक ग्रेविटी का डिटर्मिनेशन देख रहे हैं हम। बाकी पिक्नोमीटर क्या है वो चीज आप ऑलरेडी देख चुके हो। तो ये क्या रहेगा आपका, एज इट इज रहेगा, इसमें कोई किसी तरह का चेंज नहीं है। पिक्नोमीटर जो आपने वहां पे यूज करा वाटर कंटेंट के लिए, सर बोर्ड में कब तक शुरू हो पाएगी क्लास, सर बोर्ड में कब तक शुरू हो पाएगी क्लास। कौन से वाले बोर्ड की आप बात कर रहे हो, व्हाइट बोर्ड की बात कर रहे हो आप। व्हाइट बोर्ड में कब तक शुरू हो पाएगी क्लास। देखो अभी तो एक्चुअली में पता है आपको कि देहरादून में तो शायद लॉकडाउन चल रहा है अभी। हम्म, तो देहरादून तो शायद अभी लॉकडाउन चल रहा है। सर कोचिंग सेंटर में से ले रहे हैं सोम वाले सर, इधर बंद है सब। कोचिंग सेंटर में से ले रहे हैं सोम वाले सर। एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है कि मैं देहरादून में नहीं हूँ इस समय करंटली। जो सोम वाले सर हैं वो देहरादून में अवेलेबल हैं इस टाइम पे। जो सोम वाले सर हैं वो देहरादून में अवेलेबल है, लेकिन मैं देहरादून में हूँ नहीं। तो वहाँ पे
ट्रैवल करने में भी मेरे ख्याल से शायद इस समय थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, क्योंकि इधर भी लॉकडाउन चल रहा है हमारे यहाँ पे। तो देखो वैसे होपफुली मुझे लग रहा है जल्दी, अब आई थिंक कि आपका चीजें खुली रही हैं, ओपन हो रही हैं धीरे धीरे चीजें, तो शायद जल्दी ही आपका स्क्रीन पे भी शुरू हो जाएंगी क्लासेस, मतलब बोर्ड पे भी क्लासेस शुरू हो जाएंगी आपकी। अच्छा ये बताओ जस्ट आप पहले कि इसमें थोड़ा सा कोई ज्यादा प्रॉब्लम रहती है क्या आपको इसमें, मतलब जैसे अगर क्लासेस कर रहे हैं तो कोई ज्यादा दिक्कत आ रही है इसमें, मतलब समझने में, अंडरस्टैंड करने में चीजों को? इसमें किस तरह का आपको प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, मुझे ये बताओ एक बार, जस्ट मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। जैसे आपकी यहाँ पे इस तरह से क्लासेस जो चल रही हैं, इसमें मतलब आप किस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हो? हाँ अजीत। अच्छा नोट्स बनाने में, नोट्स बनाने में मतलब मैं समझ नहीं पाया, नोट्स बनाने में टाइम कंज्यूमिंग भी है, टाइम कंज्यूमिंग भी है, ओके। टाइम कंज्यूमिंग लग रहा है। टाइम का तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई इतना ज़्यादा होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप ऑफलाइन क्लासेस, मतलब अगर आप बोर्ड पे भी लेते हो तो वहाँ पे भी मैं आपको लिखने का पूरा टाइम देता ही हूँ। मीनाक्षी आपको भी लग रहा है कि थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है ये वाला तरीका, इसमें मतलब थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है? ओके। तो देखो शायद अभी तो मेरे ख्याल से कुछ ऐसा ही इशू चल रहा है कि लॉकडाउन वगैरह का, क्योंकि चीज़ें जो खुल रही हैं वहाँ पे भी कुछ एक पर्टिकुलर टाइम के ही लिए खुलती हैं। ऐसा नहीं कि आपका भले ही बोर्ड पे ले रहे हैं सर क्लासेस, सर बोर्ड पे ऑफलाइन क्लास वाली फील आती है, ओके बोर्ड पे ऑफलाइन वाली क्लास वाली फील आती है। हम्म, तो देखो इसके बारे में तो फिर मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि मुझे भी ज़्यादा नहीं, मतलब सही से नहीं पता है कि भाई बोर्ड पे क्या होगा कैसे होगा। तो इसके बारे में सर ही आपको गाइड कर सकते हैं प्रॉपर तरह से। ठीक, आशुतोष सर जो है वही आपको इसके बारे में गाइड कर सकते हैं। मेरे ख्याल से अभी देहरादून में जो चल रहा है वो कुछ एक पर्टिकुलर टाइम के लिए खुला हुआ है, ऐसे नहीं कि पूरा का पूरा आपका ओपन हो रखा है, पूरा ओपनली बिल्कुल सब कुछ। कुछ पर्टिकुलर टाइम लिमिट दे रखी है ना, जिस समय तक चल पाती है शायद क्लासेस, मतलब जिस समय तक खुल पाता है लॉकडाउन। ऐसा नहीं कि कंप्लीटली थोड़ी ओपन है सब कुछ, थोड़े बहुत टाइम के लिए मॉर्निंग में ओपन होता है बस। 1 बजे तक है शायद, पर्टिकुलर टाइम के लिए है। ये सर सुबह के टाइम पे या सुबह के टाइम पे होता है देखो। तो सुबह के टाइम पे तो आपकी सोम की क्लास चलती है। अगर आप सुबह के टाइम पे सोम की क्लास करते हो तो ये बताओ फिर कि सॉइल कैसे करोगे? हम्म, सुबह तो आप सोम करते हो, अगर सुबह आप सोम करते हो तो सॉइल कैसे करोगे फिर बोर्ड पे? हम्म, क्योंकि आप जानते हो देहरादून में अभी ऐसा नहीं कि पूरे दिन के लिए खुला हुआ है सब कुछ, कुछ एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ओपन है आपका। देहरादून में अभी चेंज कर दें? क्या चेंज कर दोगे? चेंज क्या कर दोगे? इवन बीएम भी है सर। टाइम चेंज कर दोगे मतलब समझा नहीं मैं, किस तरह से टाइम चेंज करोगे? टाइम किस तरह से चेंज करोगे? सर थोड़ी ना है देहरादून में। अच्छा टाइम चेंज कर दीजिए मतलब, टाइम चेंज कर दीजिए मतलब आप किस तरह से टाइम चेंज कराना चाहते हो, कि मतलब आप चाहते हो कि सॉइल की क्लास मॉर्निंग में चले? अच्छा सॉइल की क्लास आप चाहते हो मॉर्निंग में चले? अच्छा सॉइल को अगर मॉर्निंग में चलाएंगे, एक्चुअली क्या होता है मेरा मॉर्निंग में एक और शेड्यूल लगा हुआ है सर, नॉर्मल भी तो है, नाइट को है, ऐसे से भी नहीं हो पाएगा। एक्चुअली में क्या है ना कि मेरा मॉर्निंग में एक और शेड्यूल चल रहा है अभी, एक क्लास और लेता हूँ मैं मॉर्निंग में। हाँ सर सही है इस टाइम। अगर देखो आप बता रहे हो इस टाइम पे ठीक है, अगर इस टाइम पे ठीक है, अगर इस टाइम पे ठीक है तो फिर हम देहरादून में कैसे क्लास ले पाएंगे स्क्रीन पे? 8 जून के बाद देखते हैं, हाँ वही है। थोड़ा सा एक बार ओपन होने दो चीज़ों को, थोड़ा सा ओपन होने दीजिए। जब थोड़ा सा टाइम का ड्यूरेशन बढ़ेगा ऑफिस वगैरह खुलने का, तो उसके बाद बोर्ड पर ही आपकी क्लासेस होंगी। ठीक है, उसके बाद बोर्ड पर ही क्लासेस होंगी, क्योंकि अगर आप बाई चांस अगर देखो आप, अगर इस समय हम चलो सॉइल का क्लास हम सुबह भी कर देते हैं, अगर हम सॉइल का क्लास मॉर्निंग में भी करते हैं तो उसमें क्या है, सुबह आपकी सोम की क्लास चलती है, सुबह आपकी सोम की क्लास चलती है, फिर दोपहर में आपकी एफएम की क्लास चलती है, दोपहर को आपकी एफएम की क्लास चलती है, और मॉर्निंग में मेरा भी एक शेड्यूल लगा हुआ है। तो इस समय कंडीशन ऐसी है कि हर किसी को कुछ ना कुछ कॉपरेट करना पड़ रहा है देखो, हर तरह से। हम कोई नहीं सर ऐसे ही कर लेंगे, इस समय भी टाइम ऐसा चल रहा है ना कि हर किसी को कुछ ना कुछ कॉपरेट करना पड़ रहा है, हम अपने अकॉर्डिंगली चीजें कर ही नहीं पा रहे हैं। देखो जो लोग ऑफिस वाले हैं, जिन लोगों के काम चल रहे हैं, कोचिंग वाले भी परेशान है सब, स्टूडेंट्स भी परेशान है। तो इस समय पे मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा कॉपरेट हर किसी को करना पड़ रहा है। सर आपसे ही बोला है ये सर, औरों से बोला सर ये, सॉरी औरों से बोला।
क्या बोला आपने? ऑल कूल सर, गो विद द फ्लो सर, आपसे ही बोला है जी, सॉरी औरों से बोला। हाँ, कोई नहीं, मतलब चलो अभी जैसे धीरे धीरे अगर चीजें ओपन होती हैं तो थोड़ा सा उसके बाद करेंगे, क्योंकि इस समय ऑफिस ही कहाँ खुल रहे हैं आपके, 2-3 3-4 घंटे के लिए ऑफिस खुलते हैं। 3-4 घंटे में आप सोम की भी क्लास करते हो, एफएम की भी करते हो, फिर जियोटेक कैसे कर पाओगे? अब धीरे से जब ओपन हो जाएगा सब, और थोड़ा सा 10 दिन में 15 दिन में, तो स्क्रीन से ही आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, मतलब बोर्ड से क्लास शुरू हो जाएंगी आपकी। अभी जस्ट कुछ टाइम के लिए मैनेज करो चीजों को, ठीक है? ओके, चलिए शुरू करते हैं अपना, आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है अजीत? ओके, देखो जरा, बाकी आप एक बार सर से बात कर लेना है ना, प्रॉपर तरह से सर आपको गाइड कर पाएंगे। सर से आप बात कर लेना, डिस्कस कर लेना आराम से, मतलब मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है वहाँ का, पता भी सबको, सब सर को ही है करेक्टली, देहरादून का जो भी चला है, क्योंकि मैं देहरादून में नहीं हूँ उस टाइम पे। मैं देहरादून में नहीं हूँ, लगभग मैं 1.5 महीने से घर पे हूँ अपने, क्योंकि बीच में लॉकडाउन होने से पहले मेरी तबीयत खराब हो गई थी कुछ। लॉकडाउन जैसे स्टार्ट हुआ था, लॉकडाउन होने से पहले मेरी तबीयत खराब हो गई थी, कुछ बुखार वगैरह आया था थोड़ा सा, तो इस वजह से मैं उससे पहले घर पे आ चुका था। तो फिर उसके बाद सडनली लॉकडाउन भी हो गया, उसके बाद मैं इधर उधर जा ही नहीं पाया कहीं भी। तो एग्जैक्टली देहरादून में क्या चल रहा है, कैसे टाइमिंग्स हैं, वो सब सर बता सकते हैं आपको ना, उसके बारे में उनसे आप बात कर लेना, गाइड कर देंगे वो आपको आराम से। सो देखिए नेक्स्ट आप क्या कर रहे हैं बात। सो नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी विद द हेल्प ऑफ द पिक्नोमीटर मेथड। पिक्नोमीटर मेथड की हेल्प से स्पेसिफिक ग्रेविटी की हम बात कर रहे हैं। तो देखो क्या करना है यहाँ पे, पिक्नोमीटर क्या होता है वो आपको ऑलरेडी पता है। पिक्नोमीटर है जिसके टॉप पे 6 mm का एक होल रहता है, वॉल्यूम रहता है ये 900 ml के आसपास वॉल्यूम रहता है। इसका पर्पस क्या है, होल का आपको ऑलरेडी बता दिया मैंने, कि सॉइल के लिए सुटेबल रहेगा वो भी आपको ऑलरेडी बता दिया मैंने। ठीक है, नेक्स्ट अब आपको क्या करना है कि स्टेप्स देखने हैं आपको ऑब्जर्वेशन के, कि किस तरह से आप पिक्नोमीटर मेथड की हेल्प से स्पेसिफिक ग्रेविटी बताओगे, वो आपको जस्ट समझना है। आप देखो बिल्कुल कैसे समझोगे आप इसको, किस तरह से आप इसको करोगे, बिल्कुल सेम टू सेम स्टेप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन रहेंगे आप आपके, कोई किसी तरह का चेंज नहीं होगा। सेम स्टेप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन है, कोई किसी तरह का चेंज नहीं है, जैसे अभी आपने डिस्कस करे थे। सो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट इसी में मैं एडिटिंग कर रहा हूँ, इसी में मैं थोड़ा सा ऐड कर दे रहा हूँ कि कैसे कैसे करोगे आप। देखो, देखो क्या करना है आपको। सबसे पहले आपने क्या किया था, आपने सबसे पहले क्या करा था, एक एमपीटी पिक्नोमीटर लिया था। आपने सबसे पहले एक एमपीटी पिक्नोमीटर लिया था, उस एमपीटी पिक्नोमीटर को आपने वेट कर लिया था। सो ये क्या है आपके पास में W1 लिखा हुआ है। W1 क्या है, वेट ऑफ द एमपीटी पिक्नोमीटर है, सेम जैसे पहले था, सेम जैसे पहले था। अब उसके बाद आपने क्या करा था, उसके बाद आपने क्या करा था, इसके अंदर सॉइल डाली थी। उसके बाद आपने इसके अंदर सॉइल डाली थी, लेकिन इसमें एक छोटी सी कंडीशन क्या चेंज होती है, इसमें कंडीशन आपकी चेंज ये होती है कि यहाँ पर चेंज ये है कि इस वाले केस में आप जो यहाँ पर सॉइल यूज करते हो ना, इस वाले केस में आप जो यहाँ पर सॉइल यूज करते हो वो होगी आपकी ड्राई सॉइल। ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसका ध्यान रखना। पहले केस में जो आपने सॉइल यूज करी थी वो सॉइल आपकी कैसी थी, दैट सॉइल वाज एक्चुअली व्हाट, वो मॉइस्ट सॉइल थी। इस वाले केस में जो आप सॉइल यहाँ पे डालोगे वो सॉइल कैसी होगी, दैट सॉइल विल बी ड्राई सॉइल, वो ड्राई सॉइल होगी आपके पास में। जस्ट ये थोड़ा सा यहाँ पर चेंज आता है। सो छोटे छोटे चेंजेस हैं, जो जो चेंजेस हैं वो मैं आपको बता रहा चल रहा हूँ। एमपीटी पिक्नोमीटर लिया, W1 वेट कर लिया, उसके बाद आपने इसमें क्या करा, ऐड कर दिया, कैसे, ड्राई सॉइल को आपने इसमें ऐड कर दिया। जब आपने इसमें ड्राई सॉइल को ऐड करा, ड्राई सॉइल को अगर आप इसमें ऐड करोगे तो ये जो वाटर था ना जहाँ पे पहले प्रेजेंट, ये वाटर यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब ये वाटर यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अब इसमें क्या बचेगा, सिर्फ आपके पास सॉलिड बचेगा। तो मुझे आप ये बताओ कि अगर मैं W2 की बात करूंगा तो W2 में किस किस चीज का वेट है, W2 में किस किस चीज का वेट है, बोलो। W2 में किस किस चीज का वेट होगा, हाँ सॉलिड्स का एंड, सॉलिड्स का एंड, वेट ऑफ द सॉलिड्स प्लस पिक्नोमीटर, यस। इसमें वेट होगा W2 में अगर आप बात करोगे, सो W2 विल बी इक्वल टू व्हाट, द वेट ऑफ द सॉलिड्स प्लस वेट ऑफ द पिक्नोमीटर। क्लियर है? सो W2 में आपके सॉलिड्स का वेट होगा प्लस पिक्नोमीटर का वेट होगा, ये आपको समझ में आता है यहाँ पे। अब आप क्या करोगे थर्ड स्टेप में, थर्ड स्टेप में आप क्या करोगे, जैसा आपने पहले करा था वही सेम काम आप यहाँ पे करोगे, वही सेम काम आप यहाँ पे करोगे। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे सॉलिड से यहाँ तक, सॉलिड से इस पूरे के पूरे पिक्नोमीटर में क्या डाल दो, इस पूरे के पूरे पिक्नोमीटर में डाल दो आप किसको, पानी को। तो आपने क्या करा यहाँ पे, इस बार मैं यहाँ पे क्या करूँ, ये ग्रीन वाला वाटर मुझे हटाना पड़ेगा यहाँ से। आपको इसका रीजन समझ में आया कि मैंने ग्रीन वाला वाटर यहाँ से क्यों हटाया, क्योंकि इसमें ये ग्रीन वाला वाटर कौन सा था, जो कि पहले प्रेजेंट था। इस बार क्या है, इसमें ग्रीन वाला वाटर प्रेजेंट नहीं होगा। यहाँ पे क्या है, क्योंकि सॉइल ड्राई थी ना, अगर सॉइल ड्राई थी तो इसमें कोई पहले पानी प्रेजेंट नहीं था, तो पूरा का पूरा यहाँ पे क्या होगा, ये ब्लू वाला पानी ही आएगा। पूरे के पूरे कंटेनर में क्या आएगा, ब्लू वाला पानी ही आएगा। अब इसको क्या करो, अगेन आप इसको वेट कर लीजिए, अगेन आप इसको वेट कर लो, ठीक है। अगेन क्या करो, आप इसको वेट कर लो। तो ये आया समझ में।
सो क्या है W1 वेट ऑफ द एम्प्टी पिक्नोमीटर, W2 क्या है वेट ऑफ द एम्प्टी पिक्नोमीटर प्लस ड्राई सॉइल। अब आपने क्या करा, ऐड कर दिया वाटर इन द रिमेनिंग वॉल्यूम। सो फिर आपने इसको दोबारा से वेट करा W3 को, W3 में किस किस का वेट है, W3 में वेट है आपका वेट ऑफ द सॉलिड्स प्लस वेट ऑफ द वाटर फिल्ड इन द रिमेनिंग वॉल्यूम, ये है आपका W3। अब आप क्या करोगे, जैसा आपने पहले किया था ना, जैसा आपने पहले किया था वही सेम आप काम करो, इसको पूरी तरह से एम्प्टी कर दो, W3 को पूरी तरह से खाली कर दो, इसको प्रॉपर तरह से क्लीन करो, इसको पूरी तरह से खाली कर दो। इसमें क्या कर दो, पूरा का पूरा ऊपर तक किसको भर दो, पानी को भर दो, पूरे ऊपर तक। इसमें क्या करो, पूरे के पूरे पिग्नोमीटर में, कंप्लीट पिग्नोमीटर में किसको डाल दो, पानी को डाल दो, जस्ट पूरे पिग्नोमीटर में पानी को डाल दो। सो सबसे पहले तो ये बताओ सब लोग कि ये सब स्टेप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन सभी को क्लियर हुए हैं कि किस किस तरह से ऑब्जर्वेशन लिए हैं आपने। जैसे पहले था सेम काम यहाँ पर करा है आपने, जैसे पहले था ना वही सेम काम इस बार भी आपने किया है यहाँ पे, तो कोई किसी तरह का चेंज नहीं है। अब जस्ट आपको क्या करना है, देखो जरा, अब आपको क्या बताना था, आपका काम था स्पेसिफिक ग्रेविटी बताना। सो स्पेसिफिक ग्रेविटी आप बताना चाहते हो, स्पेसिफिक ग्रेविटी आप कैसे बताओगे वो देखिए जरा। हाउ टू डिफाइन द स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है आपके पास में क्या, जी होता है, जी। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, जी। इसका मतलब होता है क्या, वेट ऑफ सॉलिड्स, वेट ऑफ द सॉलिड्स ऑफ गिवन वॉल्यूम, weight of the solids of a given volume divided by divided by divided by divided by weight of water of same वॉल्यूम। ये आपका फॉर्मूला होता है किसके लिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए आपका फॉर्मूला रहता है वेट ऑफ द सॉलिड्स ऑफ ए गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय द वेट ऑफ द वाटर ऑफ द सेम वॉल्यूम, ऑफ द सेम वॉल्यूम। जस्ट समझो कैसे आप डिटरमाइन करोगे वेट ऑफ वाटर को एंड कैसे आप डिटरमाइन करोगे वेट ऑफ द सॉलिड्स को, जस्ट समझो बात को। पूरा का पूरा जो खेल है ना वो सिर्फ इस डायग्राम में है। ये डायग्राम है कैसे है, जस्ट देखना। आपको क्या बताना है, वेट ऑफ द सॉलिड्स बताना है ऑफ ए गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय द वेट ऑफ द वाटर ऑफ द सेम वॉल्यूम। अब मुझे ये बताओ आप कि अगर मैं यहाँ पर इस W2 में से W1 को माइनस कर दे रहा हूँ, मैंने क्या करा, W2 में से W1 को माइनस करा, तो मुझे किसका वेट मिल जाएगा, ये किसका वेट देगा आपको, ये आपको देगा सॉलिड्स का वेट, ये आपको सॉलिड्स का वेट दे देगा। ठीक है, ये सॉलिड का वेट मिल गया आपको। सो सॉलिड का वेट आपके पास में आ चुका है। क्या होता है, W2 माइनस W1 विल गिव मी द वैल्यू ऑफ द वेट ऑफ द सॉलिड्स। इससे आपको सॉलिड्स का वेट मिल जाएगा। ठीक है, इससे आपको सॉलिड्स का वेट मिल गया। अब आपको नेक्स्ट क्या पता करना है, आपको वाटर का वेट पता करना है। आपको क्या पता करना है, वाटर का वेट पता करना है। देखिएगा जब तक कैसे करेंगे, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉइंट। सारा का सारा जो भी खेल है वो इस डायग्राम में ही है, जस्ट एक बार ध्यान से देख लो इसको, आपको क्लियर हो जाएगा। देखो जरा क्या करना है। अब आपको क्या पता करना है, ये तो आपके पास में आ गया वेट ऑफ द सॉलिड्स, यानी कि न्यूमरेटर आपके पास में आ चुका। अब आपको डिनोमिनेटर पता करना है। अब देखो जरा कैसे करेंगे, कैसे करोगे समझो। अब मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, आप देखना जरा। आपको क्या पता करना है, आपको क्या पता करना है, वेट ऑफ वाटर पता करना है। वो वेट ऑफ वाटर जो कि उस वॉल्यूम में प्रेजेंट है जिसमें सॉलिड प्रेजेंट है। समझो बात को कि वेट ऑफ द वाटर ऑफ द सेम वॉल्यूम, सेम वॉल्यूम किसका, सॉलिड्स के वॉल्यूम के बराबर। यानी कि जिस वॉल्यूम में सॉलिड प्रेजेंट है उस वॉल्यूम में कितना पानी का वेट निकल कर आ रहा है, ये चीज आप पता करना चाहते हो। आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। स्पेसिफिक ग्रेविटी होता क्या है, वेट ऑफ द वाटर ऑफ द सेम वॉल्यूम, यानी कि जिस वॉल्यूम में आपका सॉलिड प्रेजेंट है उतने वॉल्यूम में कितना वेट ऑफ वाटर आ सकता है, आपको ये बताना है। यही तो पता करना है ना आपको भाई। सॉलिड्स का एक कुछ पर्टिकुलर वॉल्यूम है जो सॉलिड ने ऑक्यूपाई कर रखा है, ये वाला वॉल्यूम है जो सॉलिड ने ऑक्यूपाई कर रखा है, इसको मैं ऐसे हाईलाइट कर दे रहा हूँ। ये वॉल्यूम है जो कि सॉलिड ने ऑक्यूपाई कर रखा है। इस पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितना वेट ऑफ वाटर आ सकता है, इस पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितना वेट ऑफ वाटर आ सकता है, ये आपको बताना है। एंड दैट विल बी द वैल्यू ऑफ द डिनोमिनेटर, वो आपके डिनोमिनेटर की वैल्यू होगी। सब लोग बताओ ये सभी को क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अब जस्ट एक बार मैं डायग्राम समझा रहा हूँ आपको, आराम से समझ लो आप, आराम से आपका आंसर आ जाएगा निकल के। बोलो ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ सबको, ये आया समझ में आपको। ये दोनों क्लियर हुए या नहीं हुए। देखो अब जरा क्या है, समझो बात को कि कैसे आप पता करोगे वेट ऑफ द वाटर ऑफ द सेम वॉल्यूम, यानी कि जिस वॉल्यूम में आपका सॉलिड प्रेजेंट है, जिस वॉल्यूम में आपका सॉलिड प्रेजेंट है उस वॉल्यूम में कितना वेट ऑफ वाटर आ रहा है, ये आप कैसे पता करोगे। समझो बात को। जैसे लेट अस सपोज मैं एक काम कर रहा हूं, अगर मैंने W4 में से W1 को माइनस कर दिया, सपोज करो मैंने W4 में से W1 को माइनस करा। अगर आपने W4 में से W1 को माइनस करा, अगर आपने W4 में से W1 को माइनस करा तो होगा क्या, W4 में से W1 को माइनस करने के बाद मुझे आप ये बताओ, क्या आपको इस पूरे वॉल्यूम का, इस पूरे वॉल्यूम में कितना वेट ऑफ वाटर प्रेजेंट है वो मिल जाएगा। अगर आपने W4 में से
1 को माइनस करा तो आपको इस पूरे के पूरे वॉल्यूम में कितना वेट ऑफ वाटर प्रेजेंट है उस चीज की वैल्यू मिल जाएगी। अब नेक्स्ट समझो, ये तो एक हुआ है, ये तो एक हुआ है। अब आगे देखना, अब मैं क्या कर रहा हूं, अगर बाई चांस मैं इस W3 में से W2 को माइनस करता हूं, अगर मैं क्या कर रहा हूं, मैं W3 में से अगर W2 को माइनस करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या इतने वॉल्यूम में कितना वाटर का वेट प्रेजेंट है उस चीज की वैल्यू मिल जाएगी क्या, क्योंकि सॉलिड का वेट सॉलिड के वेट से कैंसिल हो जाएगा है। तो इस वॉल्यूम में, इस इतने पर्टिकुलर वॉल्यूम में आपका कितना वेट ऑफ वाटर प्रेजेंट है, ये वाले वेट की वैल्यू मिल जाएगी क्या आपको, बोलो मिलेगी या नहीं मिलेगी, मिल जाएगी। जहां से क्या करो, W3 माइनस W2 माइनस W2। अब समझना बात को, इस पूरे वॉल्यूम में कंप्लीट वॉल्यूम में कितना वेट ऑफ वाटर था वो आपके पास आ चुका, इस ऊपर वाले वॉल्यूम में कितना वेट ऑफ वाटर आया वो भी आपके पास आ चुका। अब अगर आप इस वाले टर्म में से इस वाले टर्म को माइनस कर दोगे तो क्या आपको इतने वॉल्यूम में कितना वेट ऑफ वाटर था वो मिल जाएगा क्या, क्या आपके पास में ये वाला टर्म आ जाएगा निकल के, इतना वेट ऑफ वाटर आ जाएगा क्या आपके पास में, बोलो आएगा नहीं आएगा, आ जाएगा क्या, आ गया, आया ना समझ में। ओके, सो सभी को क्लियर है चीज, सबको ये चीज क्लियर है, और जस्ट यही तो आपको पता करना था। अब देखो जरा, ये वाले वॉल्यूम में कितना वेट ऑफ वाटर आपका प्रेजेंट है वो चीज आपको मिल गई, और ये वाला वॉल्यूम किसके बराबर है, ये वेट ऑफ ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के बराबर ही तो है, जितना वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आपका है उतने वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के बराबर ही तो है ये वाला भी। तो आपको वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के बराबर जितना आपका सॉलिड का वॉल्यूम था उस सॉलिड के वॉल्यूम में कितना वेट ऑफ वाटर आपका प्रेजेंट हो रहा है, जितना सॉलिड का वॉल्यूम था उस सॉलिड के वॉल्यूम के बराबर में कितना वेट ऑफ वाटर आपका निकल कर आ रहा है, उस चीज की आपको वैल्यू मिल गई। यानी कि ये आपकी क्या है, दिस इज द वैल्यू ऑफ द डिनोमिनेटर, ये आपके डिनोमिनेटर की वैल्यू है, ये आपके डिनोमिनेटर की वैल्यू आ गई। बोलो जरा, क्लियर है या नहीं है सबको। अब आप क्या लिखना चाहते हो, स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखना चाहते हो तो जस्ट इसके लिए एक फाइनल फॉर्मूला लिख दो आप, सर स्पेसिफिक ग्रेविटी G, दैट G विल बी इक्वल टू व्हाट, G का फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाय W4 माइनस W1 माइनस में W3 माइनस W2, ये आपके पास में स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला आ गया। दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्पेसिफिक ग्रेविटी। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, कोई दिक्कत हो तो पूछ लो इसमें, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो किसी तरह का, कैसे डिटरमाइन करना है। सो ये है आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला जो है W2 माइनस W1 अपॉन W4 माइनस W1 माइनस W3 माइनस W2। ठीक है, आई थिंक कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। देखो मैंने इसीलिए यहाँ पे आपको बताया है वो वाला, पहले पिक्नोमीटर की हेल्प से स्पेसिफिक ग्रेविटी पहले इसीलिए बता दिया आपको, क्योंकि यही सेम डायग्राम आपको दोबारा बनाने पड़ते हैं, अदरवाइज यही सेम डायग्राम आपको दोबारा बनाने पड़ते हैं, इसमें फालतू का टाइम कंज्यूम होता है और कुछ नहीं होने वाला था। तो इसीलिए पहले वो बताया, और उसी के साथ साथ आपको ये वाला स्पेसिफिक ग्रेविटी का डिटर्मिनेशन भी करवा दिया, जिससे कि आपका कुछ ना कुछ टाइम सेव हो जाए। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट्स जो है वो बाद में बनाओगे, आप नोट्स बाद में बनाओगे, एज इट इज सेम टू सेम रहेगा जैसे आपने पहले डिस्कस करा। ड्राई सॉइल क्यों लिया, क्योंकि हमारा मेनली मैटर ऑफ कंसर्न क्या है, सॉलिड ही तो है। मेन मैटर ऑफ कंसर्न क्या है आपका, सॉलिड ही है। आपको मेनली मतलब किससे था, सॉलिड से ही मतलब था मेनली, आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड ही तो आप पता करना चाहते थे ना। तो वाटर की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है यहाँ पे, सॉइल में वाटर हो ना हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसीलिए आपने इसमें सॉलिड, ये खाली ड्राई सॉइल कंसिडर कर रखा है। भैया आप स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड निकालना चाहते हो, सॉलिड मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड निकालना चाहते हो, सॉलिड मतलब अगर ड्राई सॉइल आप कंसिडर करोगे तो आपका काम हो जाएगा, जो आप मतलब बेसिकली सॉलिड का जो पता करना चाहते थे, सॉलिड का वेट आपको मिल जाएगा उससे। अगर आप वेट सॉइल कंसिडर करते तो वेट सॉइल में क्या होता, फालतू में आपका वेट ऑफ वाटर भी आता वहां पे, आपका वहां पे वेट ऑफ वाटर भी आता, और वेट ऑफ वाटर की आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वेट ऑफ वाटर की आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे कि आपके सॉइल के अंदर वेट ऑफ वाटर प्रेजेंट हो, उससे हमें कोई किस तरह का फायदा नहीं हो रहा है। आप स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स पता करना चाहते हो, आपको सिर्फ सॉलिड से मतलब है, वाटर से आपको कोई किस तरह का मतलब नहीं है।
तो आपकी सॉइल में वाटर है नहीं है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हम सिर्फ सॉलिड की बात करना चाह रहे थे। अननेसेसरीली आपकी कैलकुलेशन बढ़ती उससे और कुछ ना होता। सो सबको क्लियर है वाला स्टेप, ये मतलब जो मेथड है आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी विद द हेल्प ऑफ द पिग्नोमीटर मेथड। एक इसमें जस्ट एक लास्ट लाइन लिख लो, एक बार कुछ पॉइंट लिख लो, जस्ट कुछ पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको। लिखो लिखो W1 क्या है, वेट ऑफ एम्प्टी पिक्नोमीटर। W1 लिखो यहाँ पे क्या है, W1 इज द वेट ऑफ एम्प्टी पिक्नोमीटर। W1 लिखो वेट ऑफ एम्प्टी पिक्नोमीटर। W1 इज द वेट ऑफ एम्प्टी पिक्नोमीटर। W2 क्या है आपके पास में, W2 क्या होगा, W2 विल बी इक्वल टू व्हाट, W1 प्लस वेट ऑफ ड्राई सॉइल। W2 क्या होगा, W1 प्लस वेट ऑफ ड्राई सॉइल। W2 विल बी इक्वल टू व्हाट, W1 प्लस वेट ऑफ ड्राई सॉइल। W1 प्लस वेट ऑफ ड्राई सॉइल होगा, ठीक है। W2 होगा W1 प्लस वेट ऑफ ड्राई सॉइल होगा। W3 लिखो, W3 क्या होगा आपका, W3 लिखो, W2 प्लस W3 होगा W2 प्लस वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ वाटर फील्ड वेट ऑफ वाटर फील्ड इन रिमेनिंग वॉल्यूम, वेट ऑफ वाटर फील्ड इन रिमेनिंग वॉल्यूम। W3 होगा W2 प्लस वेट ऑफ वाटर फील्ड इन रिमेनिंग वॉल्यूम, वेट ऑफ वाटर फील्ड इन रिमेनिंग वॉल्यूम। W4 लिखो, W4 क्या होगा, W4 लिखो, W4 विल बी इक्वल टू व्हाट, W1 प्लस वेट ऑफ वाटर, W1 प्लस वेट ऑफ वाटर, W1 प्लस वेट ऑफ वाटर filled in weight of water filled in complete picometer। W1 plus weight of water filled in complete picometer। W1 plus weight of water filled in complete picometer। बताइए क्लियर हो गया सबको? ओके चलो, सो ये आता है आपको समझ में ना, ठीक है। नेक्स्ट आप बात करते हैं किसके बारे में, हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो जरा, एक्चुअली में स्पेसिफिक ग्रेविटी का डिटर्मिनेशन आपके पास में हो चुका है, कैसे आप स्पेसिफिक ग्रेविटी को पता करोगे वो चीज आपने देख ली है। नेक्स्ट आपके पास में क्या आता है, वाटर कंटेंट की बात कर रहे थे। वाटर कंटेंट में मैंने आपसे 4 मेथड डिस्कस कर लिए। वाटर कंटेंट में मैंने आपसे 4 मेथड डिस्कस करे हैं। एक होता है आपका कैल्शियम कार्बाइड मेथड, एक होता है आपका सैंड बाथ मेथड, एक हमने डिस्कस करा ओवन ड्राइंग मेथड, एक हमने डिस्कस करा पिक्नोमीटर मेथड। और मैं आपको क्लियर कट बताऊं, अगर आप किसी भी कन्वेंशनल के हिसाब से तैयारी कर रहे हो या फिर आप किसी भी प्रॉपर जैसे आप एग्जाम के हिसाब से तैयारी कर रहे हो उसके हिसाब से आपके सिर्फ 4 मेथड ही इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी और जो आपके पास में 2-3 मेथड और जो बचते हैं, आपके पास में कुछ और 2-3 मेथड हैं वाटर कंटेंट के डिटर्मिनेशन के, उनके सिर्फ आपको नाम पता होने चाहिए। उनके सिर्फ आपको नाम पता होने चाहिए। आपसे कहीं उनकी वर्किंग पूछेगा, आपसे कहीं उनकी वर्किंग नहीं पूछ रहा है आपसे, क्योंकि वो यूज ही नहीं होती, बेसिकली यूज नहीं होते हैं। बट हाँ, थ्योरी में आपको सब कुछ पढ़ना पड़ता है, चाहे यूज हो या ना हो। थ्योरी में आपको सब कुछ बताना पड़ता है, हर चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। लेकिन मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ, उनका वर्किंग किस तरह से वहां पे पता कर रहे हो वो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जस्ट आपको फॉर द मल्टीपल चॉइस एग्जाम्स के लिए, कि एमसीक्यू में कहीं पे छोटे मोटे एग्जाम में उठा के पूछ लेगा कि बताओ इनमें से कौन सा मेथड वाटर कंटेंट को बताने के लिए यूज करा जाता है, तो आपको जस्ट उनका नाम पता होना चाहिए, ठीक है। वर्किंग इंपॉर्टेंट नहीं है, काम की नहीं है हमारे, ठीक है। जहां पे इंपॉर्टेंस थी, जो आपको पता होना चाहिए था, वो मैंने आपको बता दिया है। एमसीक्यू के हिसाब से कुछ मैं आपको 2-3 मेथड के नाम लिखवा रहा हूँ, जस्ट आप उसको नोट कर लो, ठीक है। जस्ट आप उसको नोट कर लो, एक बार लिखो जरा। सो वाटर कंटेंट का बता रहे थे ना, आप लिखो जरा, फिफ्थ मेथड ऑफ वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन। फिफ्थ मेथड था, 4 तो आपने डिस्कस कर लिए थे, फिफ्थ मेथड लिखो यहाँ पे आप, फिफ्थ मेथड ऑफ वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन। फिफ्थ मेथड लिखिए, फिफ्थ मेथड ऑफ वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन। इनके नाम इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा मैं आइडिया दे दूंगा किस तरह से करते हैं, डिटेलिंग में अंदर जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट लिखो फिफ्थ मेथड ऑफ वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन। फिफ्थ क्या आता है आपके पास में, फिफ्थ आता है आपके पास में क्या, फिफ्थ विल बी एल्कोहल मेथड। एल्कोहल मेथड होता है, एल्कोहल मेथड होता है। जस्ट इसका नाम याद रखो, एमसीक्यू में कहीं पे आपसे छोटे मोटे एग्जाम में, देखो मेरा टारगेट ये है कि मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरी कोशिश ये है कि आपसे कोई एग्जाम के क्वेश्चन रुकने नहीं चाहिए। चाहे आप कल की डेट में गेट एग्जाम में बैठे, आप कल की डेट में इंजीनियरिंग सर्विसेज में बैठे, आप कल की डेट में एसएससी में बैठे, आप कल की डेट में किसी स्टेट के जेई या एई में बैठे, ठीक है। ऐसा मैं स्ट्रेटेजी बना कर आपको पढ़ा रहा हूँ। तो होता क्या है कि
गेट वगैरह में इस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे, कोई मतलब नहीं बनता कि वो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन आपको मिल सकता है कहाँ पे, अगर कल की डेट आप इंजीनियरिंग सर्विसेज में बैठोगे, अगर कल की डेट में आप बैठोगे एसएससी में बैठोगे, कल की डेट में आप किसी एई के एग्जाम में बैठोगे किसी स्टेट के, कल की डेट में आप किसी जेई के एग्जाम में बैठोगे किसी स्टेट के, तो आपको वहां पे पूछा जा सकता है क्या, इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। कैसे पूछेगा, ए ऑप्शन देगा, बी ऑप्शन देगा, सी ऑप्शन देगा, डी ऑप्शन देगा, 4 नाम यहाँ पे मेंशन कर देगा उठा के, और उसमें से पूछ लेगा कि बताओ इनमें से कौन सा वाटर कंटेंट के लिए यूज करते हैं। सो फॉर द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस के हिसाब से आपको इनके बस नाम पता होने चाहिए, सिंपल। कन्वेंशनल में न्यूमेरिकल वगैरह इनसे कुछ नहीं बनता है किसी तरह का भी, ठीक है। सो जस्ट नाम पता हो। सो फिफ्थ मेथड आपके पास में क्या आता है, अल्कोहल मेथड आता है। इसके बारे में एक दो मैं आपको पॉइंट लिखवा दे रहा हूँ। अल्कोहल मेथड अगर आप देखोगे, अल्कोहल मेथड जस्ट एकदम सेम टू सेम है किसके जैसा, ओवन ड्राइंग मेथड के जैसा ही। थोड़ा सा मैं आइडिया दे रहा हूँ इसके बारे में क्या होता है। अल्कोहल मेथड बिल्कुल सेम है, एग्जैक्टली कोई किसी तरह का डिफरेंस नहीं है जैसा ओवन ड्राइंग मेथड होता है, लेकिन फर्क क्या है, फॉर्मूला अगर आप देखोगे ना, फॉर्मूला भी बिल्कुल आपका सेम निकल कर आएगा। जो फॉर्मूला आपका ओवन ड्राइंग मेथड में निकल कर आता है, वही सेम फॉर्मूला आपका अल्कोहल मेथड में भी निकल कर आएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे आपने वाटर को इवेपोरेट कराने का तरीका बदल दिया, बस ये चेंज है, ठीक है। अल्कोहल मेथड, फॉर्मूला बाकी सब स्टेप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, फॉर्मूला सब सेम है एज इट इज, कोई किस तरह का फर्क नहीं है। इनएक्यूरेट है, एक्यूरेट नहीं है, इनएक्यूरेट मेथड है, एक्यूरेट मेथड नहीं है। एक्यूरेट इसलिए नहीं है, टेम्परेचर पे आपका कंट्रोल नहीं है, इसलिए एक्यूरेट नहीं होता। तो जस्ट इस पे एक दो पॉइंट लिख लो आप, अल्कोहल मेथड में लिखो जरा, अल्कोहल मेथड में। सो फिफ्थ क्या था आपके पास में, अल्कोहल मेथड था, इसमें एक दो पॉइंट मेंशन करिए, लिखो। क्विक क्विक फील्ड मेथड होता है, लिखो क्विक फील्ड मेथड है, लिखो क्विक फील्ड मेथड है, क्विक फील्ड मेथड है। कैसा मेथड है, क्विक फील्ड मेथड होता है आपके पास में। नेक्स्ट लिखो इनएक्यूरेट होता है, नेक्स्ट लिखो इनएक्यूरेट होता है, इनएक्यूरेट है, इनएक्यूरेट होता है। नेक्स्ट लिखो नो टेम्परेचर कंट्रोल, नेक्स्ट लिखो नो टेम्परेचर कंट्रोल, कोई टेम्परेचर पे कंट्रोल नहीं है, नो टेम्परेचर कंट्रोल, नो टेम्परेचर कंट्रोल। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो मिथाइलेटेड स्पिरिट, मिथाइलेटेड स्पिरिट, मिथाइलेटेड स्पिरिट is used, methylated spirit is used, methylated spirit is used to increase the rate of evaporation, 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 ठीक है। सेम है बिल्कुल एग्जैक्टली ओवन ड्राइंग के जैसा, बस यहाँ पे हीटिंग का तरीका बदल दिया। विद द हेल्प ऑफ द मिथाइलेटेड स्पिरिट आप सैंपल के वाटर का इवेपोरेशन करवाओगे, ठीक है। सेम स्टेप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन रहेंगे आपके, सेम फॉर्मूला निकल कर आएगा। इनएक्यूरेट है, कोई टेम्परेचर पे कंट्रोल नहीं है, फील्ड मेथड होता है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट मेथड है आपके पास में फिक्स टोर्शन बैलेंस मेथड, टोर्शन बैलेंस मेथड, टोर्शन बैलेंस मेथड, टोर्शन बैलेंस मेथड, इनका नाम याद रखो बस, बाकी और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। टोर्शन बैलेंस मेथड, ठीक है, टोर्शन बैलेंस मेथड कहीं पे आपसे एमसीक्यू में पूछ लेगा, बाकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सेवेंथ लिखो, सेवेंथ नाम, एक होता है आपके पास में क्या, रेडिएशन मेथड होता है, एक मेथड है आपके पास में क्या, रेडिएशन मेथड, रेडिएशन मेथड होता है, रेडिएशन मेथड। सेवेंथ रेडिएशन मेथड, रेडिएशन मेथड, रेडिएशन मेथड होता है। अब देखो रेडिएशन मेथड यूज नहीं करते हम, यूज नहीं करेंगे, रेडिएशन मेथड यूज नहीं करेंगे, क्यों नहीं यूज करोगे, कोई बता सकता है रेडिएशन मेथड में दिक्कत किस बात की होगी, अगर आप रेडिएशन मेथड यूज कर रहे हो तो दिक्कत किस बात की होगी, क्यों यूज नहीं करोगे, अनइकोनॉमिकल होगा, एनर्जी कंज्यूम होगी, एनर्जी भी लगेगी, अनइकोनॉमिकल भी होगा। सबसे बड़ा एक पॉइंट आपने छोड़ दिया अभी, रेडिएशन, यस ये पॉइंट है अजीत, रेडिएशन का खतरा होगा, हार्मफुल है। रेडिएशन आप यूज कर रहे हो, रेडियो एक्टिव वेव्स को आप यूज करोगे, रेडियो एक्टिव मटेरियल आप यूज करोगे, आप क्या यूज करोगे, रेडियो एक्टिव मटेरियल यूज करोगे, एंड दैट रेडियो एक्टिव मटेरियल, दैट रेडियो एक्टिव मटेरियल इज वेरी वेरी हार्मफुल, इज वेरी वेरी हार्मफुल फॉर ह्यूमन स्किन,
ह्यूमन बींग्स के लिए वो जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है वो बहुत बहुत हार्मफुल हो सकता है। चांसेस है कि उस रेडियो एक्टिव मटेरियल से ह्यूमन बींग्स को कैंसर, स्किन कैंसर जैसी प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ सकती है। सो आप एक सिंपल सा वाटर कंटेंट बताने के लिए, वाटर कंटेंट आपको बताना था ना, आपके पास 10 तरीके हैं, उन 10 तरीकों में से आप क्यों इस तरीके के पास जाओगे जो कि आपको स्किन कैंसर जैसी दिक्कत दे सकता है? बताओ, जाओगे इसके पास में कभी? स्किन कैंसर जैसी दिक्कत दे सकता है जो मेथड आपको? नहीं जाएंगे ना कभी। या कोई ऐसा है स्टूडेंट जो जाएगा इसके पास में? नहीं जाएंगे। यस, सो सिंपल है, इसीलिए जस्ट आपको बताया, क्योंकि यूज भी नहीं होते बहुत। ठीक है, तो इसीलिए जस्ट नाम याद रखो इनका। ठीक है, क्या है? रेडिएशन मेथड है, टोर्शन बैलेंस मेथड है, एमसीक्यू में पूछ लेगा कहीं पे आपसे, एल्कोहल मेथड है जस्ट। तो आपके पास 7 नाम मैंने बता दिए हैं टोटल। अब मुझे 1 बाय 1 बताते चलो, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आप उनके आंसर करना। सबसे एक्यूरेट कौन सा होता है? सबसे एक्यूरेट कौन सा होता है? आंसर करो सब लोग। सबसे एक्यूरेट कौन सा है? ओवन ड्राइंग वाला। यस, सबसे एक्यूरेट आपका कौन सा होता है? ओवन ड्राइंग वाला सबसे एक्यूरेट होता है, बिल्कुल। दूसरा बताओ मुझे, दूसरा मुझे ये बताओ, ओवन ड्राइंग के साथ दिक्कत क्या है? ओवन ड्राइंग मेथड में दिक्कत क्या थी? ओवन ड्राइंग में दिक्कत क्या है? टाइम कंज्यूमिंग होता है। नहीं शायद सईद, ये लैब वाली दिक्कत नहीं है, मेनली दिक्कत है टाइम बहुत लगता है उसमें। मेनली दिक्कत जो है वो लगता है टाइम बहुत लगता है उसमें। ठीक है, टाइम ज्यादा लगता है। नेक्स्ट अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, एनएचएआई कौन सा मेथड यूज करता है? एनएचएआई, एनएचएआई कौन सा मेथड यूज करता है? एनएचएआई, एनएचएआई कौन सा यूज करता है? कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड यूज करता है। फायदा क्या है कैल्शियम कार्बाइड मेथड का? बेनिफिट क्या है? बेनिफिट, बेनिफिट क्या है? बेनिफिट क्विकेस्ट होता है। यस, फायदा क्या होता है? सबसे क्विकट होता है, रैपिड है, मतलब बहुत क्विक रिजल्ट निकाल के देता है, क्विकेस्ट है। ठीक है, क्विकेस्ट है। मुझे ये बताओ, सैंड बाथ मेथड में आपने डायरेक्टली वहां पे पहले सैंड क्यों प्लेस करी हीटिंग के लिए? सैंड बाथ मेथड में पहले सैंड क्यों प्लेस की थी? यूनिफॉर्म हीटिंग के लिए। सबको पता है किस लिए प्लेस की थी? यूनिफॉर्म हीटिंग के लिए प्लेस की थी। यस, यूनिफॉर्म हीटिंग के लिए आपने पहले उसको प्लेस किया था। यूनिफॉर्म हीटिंग के लिए आपने उसको प्लेस करा था। मुझे ये बताओ, मुझे ये बताओ, ऑर्गेनिक सॉइल है, टेम्परेचर हीटिंग का किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए? ऑर्गेनिक सॉइल है, टेम्परेचर हीटिंग का किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए? 60 से। यस, 60 से ऊपर नहीं होना चाहिए, 60 से ऊपर नहीं होना चाहिए। अब मुझे ये बताओ, जिप्सम ज्यादा है सॉइल में, किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए जिप्सम वाले केस में? 80 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 80 से ज्यादा नहीं होना चाहिए जिप्सम वाले केस में। अब मुझे ये बताओ, किसी भी केस में किससे ऊपर नहीं जाना है? किसी भी केस में किससे ऊपर नहीं होना चाहिए? 110, 110 से ऊपर नहीं होना चाहिए किसी भी केस में। ठीक है, 110 से ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, नेक्स्ट मुझे ये बताओ, इनऑर्गेनिक सॉइल्स के लिए जनरली कितना रखते हैं हीटिंग टेम्परेचर? इनऑर्गेनिक सॉइल्स के लिए हीटिंग टेम्परेचर जनरली कितना रखते हैं? 105 से 110 तक रखते हैं। 105 से 110 डिग्री सेल्सियस तक रखा जाता है इनऑर्गेनिक सॉइल्स के लिए टेम्परेचर। यस, क्लियर क्लियर है। अब मुझे नेक्स्ट आप ये बताओ, मुझे आप नेक्स्ट ये बताओ, मुझे नेक्स्ट ये बताओ कि रेंज बताओ डिग्री ऑफ सैचुरेशन का। रेंज ऑफ डिग्री ऑफ सैचुरेशन, रेंज कितना होता है डिग्री ऑफ सैचुरेशन का? 0 1। ओके, 0 से 1 के बीच में होगा, 0 से 1 के बीच में होगा। इक्विलिटी होगी या नहीं होगी? इक्विलिटी होगी या नहीं होगी? इक्विलिटी होगी या नहीं होगी? इक्विलिटी होगी। यस, इक्विलिटी होगी, बिल्कुल इक्विलिटी होगी। ठीक है, इक्विलिटी होगी। नेक्स्ट आप मुझे ये बताओ जरा, वॉइड रेशो की रेंज बताओ। वॉइड रेशो की रेंज, रेंज ऑफ वॉइड रेशो ग्रेटर देन 0, मोर देन 0। इक्विलिटी होगी क्या? इक्विलिटी होगी यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे इक्विलिटी नहीं होगी, यहाँ पे इक्विलिटी नहीं होगी। क्लियर है सबको? यहाँ पे इक्विलिटी नहीं होगी, सबको क्लियर है। मुझे बताओ, स्पेसिफिक ग्रेविटी के केस में, स्पेसिफिक ग्रेविटी के केस में आपने सॉइल कैसे डाली थी? स्पेसिफिक ग्रेविटी को बताने के लिए आपने कैसी सॉइल डाली थी पिक्रोमीटर में? ड्राई डाली थी। यस, कैसी सॉइल थी? ड्राई सॉइल थी। सॉइल कैसी थी हमारी? ड्राई सॉइल होनी चाहिए थी, सॉइल होनी चाहिए थी ड्राई, ड्राई सॉइल होनी चाहिए थी। फॉर्मूला आपके पास में उसका आ चुका है, फॉर्मूला उसका आ चुका है आपके पास में ना। अब मुझे नेक्स्ट ये बताओ, मुझे नेक्स्ट ये बताओ कि भाई पेडोजेनेसिस, पेडोजेनेसिस में किस किस तरह से ऑर्डर रहता है? आपको पूरा लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, फर्स्ट लेटर लिख दो बस। फर्स्ट लेटर लिखकर बता दो आंसर, पूरा लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। पूरा लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, फर्स्ट लेटर लिखकर सीक्वेंस बता दीजिए क्या होता है। पेडोजेनेसिस में फर्स्ट लेटर लिखकर सीक्वेंस बता दो कैसा रहता है, फर्स्ट लेटर लिख दो बस। यस, वेदरिंग हुआ, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, डिपोजिशन हुआ एंड
डिपोजिशन हुआ एंड अपहीवल क्रिएट हो गया, डिपोजिशन हो गया एंड अपहीवल क्रिएट हो गया, सबको पता है। चलो ग्रेट, ठीक है, सबको ये चीज पता है। परमेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, कोर्स ग्रेन की फाइन ग्रेन की? परमेबिलिटी ज्यादा किसकी होगी, कोर्स ग्रेन की फाइन ग्रेन की? कोर्स ग्रेन की परमेबिलिटी ज्यादा होगी, कोर्स ग्रेन की, बिल्कुल। अब मुझे ये बताओ पोरोसिटी ज्यादा, वॉइड रेशियो किसका ज्यादा होगा, कोर्स का फाइन का? वॉइड रेशियो ज्यादा किसका होगा, कोर्स का फाइन का? वॉइड रेशियो ज्यादा किसका है, कोर्स का या फाइन का? हिमांशु आप कोर्स का बता रहे हो, फाइन का ज्यादा होगा ना, वॉइड रेशियो ज्यादा होगा फाइन का, फाइन का वॉइड रेशियो ज्यादा होगा, फाइन का वॉइड रेशियो ज्यादा होगा, फाइन का वॉइड रेशियो ज्यादा होगा। मुझे ये बताओ वाटर स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा किसकी होगी, कोर्स की फाइन की? वाटर स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा किसकी होगी, कोर्स की या फाइन की? फाइन की, बिल्कुल। वाटर स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा होगी फाइन की। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है? रीजन है क्योंकि परमेबिलिटी एक तो उधर कम रहती है, दूसरी बात है वॉइड्स बहुत ज्यादा है उधर, पोरोसिटी ज्यादा है, वॉइड रेशियो ज्यादा है। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि हायर इज द पोरोसिटी, हायर इज द वॉइड रेशियो, हायर विल बी द वाटर स्टोरेज कैपेसिटी, हायर विल बी द वाटर स्टोरेज कैपेसिटी। क्लियर है? हायर विल बी द वाटर स्टोरेज कैपेसिटी। नेक्स्ट आंसर करो, नेक्स्ट आंसर करो। डिग्री ऑफ सैचुरेशन है 60%, एयर कंटेंट बताओ। डिग्री ऑफ सैचुरेशन 60%, एयर कंटेंट बताओ। 40%, एयर कंटेंट होगा 40%, करेक्ट है। एयर कंटेंट होगा 40%। मुझे ये बताओ कि क्या बताओगे, रिलेशन बताओ SC एंड WG के बीच में। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ सैचुरेशन, वॉइड रेशियो, वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी? क्या रिलेशन होता है चारों के बीच में? SE is equal to WG, yes, SE is equals to ES is equal to WG, ES is equals to WG, ES is equal to WG होता है। देखो ES is equal to WG होता है ना, आप ऐसे याद रखो ना, SE is equal to WG। बस ये याद रखने का तरीका है। क्लियर है, याद रहेगा ना? ठीक है, ऐसे याद रखना, ये याद रखने का तरीका है। ये सर ऐसे ही याद किया था, ठीक है। SE इज इक्वल टू WG, सिंपल, ऐसे याद रखना आप जस्ट। ओके, सो सारी चीजें आपको। अच्छा एक और लास्ट में आपसे पूछता हूँ, मुझे ये बताओ, अगर कोई, मैं एक स्टेटमेंट बोलूंगा, आप बताना सही है गलत है। The mineral constituent of a chemically weathered soil, the mineral constituent of a chemically weathered soil will be same as that of parent rock। बोलो सही है गलत है? The mineral constituents of chemically weathered soil, false स्टेटमेंट है, ये गलत स्टेटमेंट है ना, सबको पता है ये गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, the mineral constituent of a physically weathered soil will be different from the parent rock, will be different from the parent rock। बोलो, ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। ये भी स्टेटमेंट कैसा है, ये भी एक गलत स्टेटमेंट है, इट इज ऑल्सो ए गलत स्टेटमेंट, ये भी एक गलत स्टेटमेंट है। इसको सारी चीजें तो आपको याद है, मतलब जिस तरह का आपका रिस्पॉन्स आया तो मुझे काफी अच्छा लगा सुन के, मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एकदम से आंसर कर रहे हैं, मतलब आपको सारी चीजें ऑलमोस्ट याद है, सारे के सारे पॉइंट्स आपको पता है, मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स सब आपको याद है। तो काफी अच्छा लग रहा है इस चीज को देख के, बहुत पॉजिटिविटी आती है अंदर कि हाँ देखो सिंपल सी बात है कि टीचर का जो पढ़ाने का जो एनर्जी लेवल होता है, दैट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ऑफ द स्टूडेंट्स। वो स्टूडेंट्स की कंडीशन पर डिपेंड करता है कि सामने बच्चे बैठे हुए हैं उनकी कंडीशन कैसी है। अगर बच्चों की कंडीशन अच्छी है, बच्चों का रिस्पॉन्स आ रहा है बढ़िया, तो मस्त मजा आता है पढ़ाने में। अंदर से दो बातें और एक्स्ट्रा निकलेंगी, अंदर से और दो बातें एक्स्ट्रा निकलेंगी, आपको दो चीजें एक्स्ट्रा सीखने को मिल जाएंगी, आपको दो नए क्वेश्चन जानने को मिल जाएंगे। बट अगर सामने से ही रिस्पॉन्स नहीं आता बच्चों का, अगर आप आंसर नहीं करोगे तो कोई मजा नहीं आता उसमें, कुछ मजा नहीं आता उसमें। जितना ज्यादा आपका इंटरेक्शन लेवल रहेगा क्लास में, उतना ज्यादा मेरा एनर्जी लेवल रहेगा पढ़ाने में। तो जिस तरह का अभी आपका रिस्पॉन्स रहा, ऑलमोस्ट आपको सारी की सारी चीजें अभी तक याद है जितनी भी हमने डिस्कस करी, ये एक बहुत अच्छी चीज है, काफी अच्छा भी लगता है देख के। तो आपका अब क्या है, खुद से भी आप घर पे धीरे धीरे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू करो। बाकी मैं क्लास में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाता ही रहूंगा, बीच बीच में ऐसे भी मैं कुछ क्वेश्चन सेशन रखूंगा आपके पास में, जिसमें मैं सिर्फ आपसे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा उस क्लासेस में। आपके पास कुछ ऐसे सेशन में आपके पास रखूंगा जिसमें मैं आपसे सिर्फ क्वेश्चन का डिस्कशन करूंगा, अच्छे अच्छे प्रॉब्लम जो आपके एग्जाम के लिए बन सकते हैं। ठीक है, सो आज के लिए क्लास को यहीं पे ओवर रख रहे हैं। आपने स्पेसिफिक ग्रेविटी का डिटर्मिनेशन कर लिया है, वाटर कंटेंट की आपने बात कर ली। नेक्स्ट आप जो पॉइंट डिस्कस करोगे दैट विल बी अबाउट द डिटर्मिनेशन ऑफ द यूनिट वेट। यूनिट वेट के डिटर्मिनेशन के बारे में बात करेंगे हम कल की क्लास में।
ठीक है, कल की क्लास में डिस्कस करते हैं अबाउट द डिटर्मिनेशन ऑफ द यूनिट वेट ऑफ द वाटर। यूनिट वेट की बात करेंगे कल की क्लास में। अच्छा, एक मैं जस्ट और पूछना चाहता हूँ आपसे, एक और जस्ट ये बताओ मुझे कि अभी जैसे चल रही है मतलब करंटली क्लासेस इस तरह से जैसे आपकी चल रही है अभी ऑनलाइन, कोई ऐसी कंडीशन है कि भाई बिल्कुल हो ही नहीं पा रहा मैनेज, मतलब बहुत ही ज्यादा दिक्कत आ रही है, फेस कर रहे हो बहुत ज्यादा दिक्कत इसमें? मतलब कोई बहुत ही ज्यादा दिक्कत लग रही है अंदर से? ठीक है सर, बस कभी कभी नेटवर्क इशू होता है, नो प्रॉब्लम। चलो मतलब देखो यार, कंडीशन आप सब जानते ही हो, इस समय पे थोड़ा बहुत हर किसी को कहीं ना किसी तरह कॉपरेट करना पड़ेगा, है ना? बाकी लास्ट ईयर जब ऑनलाइन था आपका, उस समय पे थोड़ी सी कंडीशन अलग थी, उस समय पे देहरादून में ही था मैं भी, तो क्लासेस वहीं पे आपकी कराई थी। कुछ कुछ है बट एडजस्ट कर लेंगे, हाँ एडजस्ट कर लो एडजस्ट, अभी हर कोई एडजस्ट ही तो कर रहा है इस टाइम पे। आप भी एडजस्ट कर रहे हो, हम भी एडजस्ट कर रहे हैं, हर कोई एडजस्ट कर रहा है इस टाइम पे। ठीक है, बिल्कुल। तो करो इस समय पे थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज ना, धीरे धीरे। आई थिंक कि जल्दी, मुझे लग रहा है थोड़ा जल्दी अगर ओपन हो चीजें एक बार, तो ऑफिस का थोड़ा टाइम बढ़े खुलने का, तो उसके बाद आपकी बोर्ड से क्लासेस शुरू कर देंगे। अभी के लिए थोड़ा बहुत टाइम एडजस्ट करो। बाकी आपने ऐप पे लेक्चर देखे होंगे, लास्ट ईयर का कुछ वो पूरा का पूरा ऑनलाइन वाला ही है, वो लास्ट ईयर पूरा ऑनलाइन ही पढ़ाया था बच्चों को। कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो देखना उस पे ऐप पे पढ़े हुए हैं, गेट वाले फोल्डर में होंगे, गेट स्टूडेंट ने देखे होंगे वो, तो वो कंप्लीट लेक्चर्स हैं वहाँ पे, वो गेट वाले स्टूडेंट को दिखे होंगे एक्चुअली में, आपको नहीं दिखाई दिए होंगे पूजा, वो आपको नहीं दिखाई दिए होंगे लेक्चर शायद, आपको नहीं दिखे होंगे वो लेक्चर। अच्छा दिखे हैं आपको भी? मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि वो गेट वाले लेक्चर्स हैं, उसमें दो डले हुए हैं वो एक्चुअल में, वो दो डाल रखे हैं वहाँ पे लेक्चर्स। एक तो होंगे बहुत ज्यादा पुराने वाले, उसमें तो मैं बिल्कुल ही डिफरेंट सा, शक्ल भी मेरी अजीब, एसएससी भी शो होता है। मैं वही तो कह रहा हूँ कि एसएससी वाला देखा होगा आपने, जस्ट एसएससी वाला देखा होगा आपने, उसमें तो मैं बहुत बच्चा सा दिखाई देता हूँ। वो देखिए आपने एसएससी वाले, उसमें तो बहुत बच्चा सा दिखता हूँ बिल्कुल एकदम मैं, वो बहुत पुराने लेक्चर्स हैं, वो बहुत पुराने लेक्चर्स हैं, कई साल पुराने लेक्चर हैं वो लेक्चर्स कई साल पुराने हैं जो आपने देखे होंगे। अभी रिसेंटली जो लास्ट ईयर वाले हैं उसमें पूरा का पूरा मतलब वो अलग, वो लास्ट ईयर वाला अलग है, वो शायद आपको नहीं दिखाई दिया होगा। चलो ठीक है, कोई नहीं, इसको है ना ओवर कर रहे हैं आज, तो आगे कल कंटिन्यू करते हैं। बिल्कुल मजे ले रहे हैं बच्चे सर, बिल्कुल मजे ले रहे हैं बच्चे सर। हाँ तो जिंदगी में और करना क्या है बताओ, मजे भी लो पढ़ाई भी करो, ठीक है, मजे भी लो पढ़ाई भी करो। थैंक यू एवरीवन। ऐसा भी नहीं करना है कि भाई खाली पढ़ाई पढ़ाई कर रहे हो, और ऐसा भी नहीं करना है कि मजे ही मजे ले रहे हो, बट जब मजे ले रहे हो तब मजे ही मजे लो, और जिस समय पढ़ाई कर रहे हो उस समय पढ़ाई पढ़ाई करो बस खाली। एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ, यस। ठीक है, चलिए थैंक यू एवरीवन, कल आगे कंटिन्यू करते हैं, ओके। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट।